हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 11वीं की बुक जिसका नाम है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1, इस बुक को पढ़ रहे हैं। और इस बुक का चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम है सुदूर संवेदन का परिचय। आप सभी को ज्ञात है कि ये जो चैप्टर है हमारी प्रैक्टिकल की बुक जो 11th क्लास की है उसका अंतिम चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोगों ने विभिन्न वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कर लिया था, और वीडियो के कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज और एमआईक्यूज क्वेश्चंस भी देख लिए थे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन देने वाला हूं। मतलब हम लोग ये जो 6वां चैप्टर है जिसका नाम है सुदूर संवेदन का परिचय, इस चैप्टर को शुरुआत से अंत तक बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को सुदूर संवेदन का मतलब पता होना चाहिए। सुदूर मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई दूर की चीज है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। देखिए, हमारे पास दो तरीके की विधियां जो है किसी क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए मौजूद होती हैं। या तो हम ऐसा करें कि उस क्षेत्र में जाएं जिस क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है, उस क्षेत्र का हम भौतिक रूप से क्या करें, सर्वेक्षण करें, वहां जाएं, सर्वे करें, डेटा रिकॉर्ड करें, और बाद में जो है उस डेटा से निष्कर्ष निकालें। एक तरीका तो ये होता है। लेकिन आप सभी को पता है कि इस तरीके में एक दिक्कत ये है कि आप लोगों को ऐसे क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, लेकिन हर एक क्षेत्र ऐसे तो नहीं होते ना जहां पर जाया जा सके, यानी कि वो गम्य नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि कहीं कहीं पर जलवायु बहुत हार्श होती है, बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, बहुत दिक्कत भरी जलवायु वहाँ पर, जलवायविक परिस्थितियां वहाँ पर पाई जाती हैं। मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसा भी हो सकता है कि वो भौगोलिक क्षेत्र धरातलीय रूप से इतना ऊबड़ खाबड़ हो कि वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अपनी जान का जोखिम भी बना होता है। ऐसे में जो दूसरी विधि है उसी विधि का नाम है सुदूर संवेदन। कि भाई अगर हम सैटेलाइट की मदद से, सेंसर्स की मदद से ऊपर से कोई इमेज ले लें और उस इमेज का अध्ययन करें, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत आगे जो है वो बढ़ चुकी है। इसी को बोलते हैं सुदूर संवेदन। आज के समय में एरियल फोटोग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं वायवीय फोटोग्राफी हिंदी में, वो संभव है। आज हम सैटेलाइट में कैमरे फिट करके आराम से धरातल के किसी भाग की फोटो ले सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं, उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो क्या आप मुझे बताइए, एरियल सर्वेक्षण में उस क्षेत्र में जाने की आवश्यकता पड़ी? नहीं भाई, नहीं पड़ी। यहां तो सिर्फ फोटोग्राफी की मदद से, सेंसर्स की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से और विभिन्न उपकरणों की मदद से उस क्षेत्र का बेहतर निष्कर्ष हम लोगों को पता लग गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुदूर संवेदन, जिसमें भौतिक रूप से किसी क्षेत्र में जाए बिना उस क्षेत्र से संबंधित जानकारी हम लोगों को पता लग जाती है। जैसे कि मानवीय नेत्र होते हैं हम लोगों के जो नेत्र होते हैं, वो नेत्र भी किसी भी चीज को देखकर जो है, परख कर उस चीज की इमेज माइंड में बनाकर जो है हम लोगों को बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं। इसलिए सुदूर संवेदन की जो तुलना है ना, वो मानवीय नेत्रों से भी की जाती है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है रेंज यानी परास का, क्योंकि नेत्र की जो होती है एक सीमा होती है कि कुछ निश्चित दूरी का ही हम लोगों को दिखाई देता है। फिर क्वालिटी भी हम लोगों को इंप्रूव करनी होती है। टेक्नोलॉजी में वो क्वालिटी होती है, नेत्रों में वो क्वालिटी नहीं होती, अगर हम सर्वेक्षण के पर्सपेक्टिव से देखें तो। इसलिए थोड़ा सा अंतर जरूर होता है। लेकिन शुरुआत में यहां पर आप लोगों को चैप्टर में मानवीय नेत्रों की तुलना की जा रही है सुदूर संवेदन से। तो शुरुआत में हम परिचय देख लेते हैं। मानवीय नेत्रों की प्रेक्षण, आकलन एवं अभिलेखन क्षमताओं का विस्तृत रूप है।
फोटोग्राफी प्रणाली भूपृष्ठीय वस्तुओं के प्रेक्षण व अभिलेखन में मानवीय नेत्र के समान सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। मतलब एक तरीके से थ्योरी अगर हम लोग देखें तो वो सेम है। मानवीय नेत्र जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से फोटोग्राफी भी काम करती है। यद्यपि मानवीय नेत्र एवं फोटोग्राफिक निकाय दोनों ही धरातलीय पदार्थों से प्रदीप्त कुल प्रकाश ऊर्जा के सूक्ष्म भाग में कार्य करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सिमिलैरिटी है अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें मानवीय नेत्रों में और फोटोग्राफी में। वो क्या है? हम लोग किसी चीज को देख क्यों पाते हैं? मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, एक मान लीजिए एप्पल रखा हुआ है कहीं पर, या कोई पेड़ है मान लीजिए, हम उस पेड़ को देख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है उस पेड़ पर पड़ रहा है, परावर्तित होकर वो प्रकाश हमारी आंखों में जा रहा है, इसलिए हम उस पेड़ को देख पा रहे हैं। ऐसे ही अगर सूर्य का प्रकाश उस पेड़ पर पड़ रहा है, उस पेड़ से परावर्तित हुए प्रकाश का अध्ययन कोई टेक्नोलॉजी करे, कोई तकनीक करे, उसी का नाम क्या है? सुदूर संवेदन। तो मतलब सैद्धांतिक रूप से बात तो क्या हो गई? एक ही हो गई ना। इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि मानवीय नेत्र एवं फोटोग्राफिक निकाय, कोई सा भी फोटोग्राफिक निकाय हो सकता है, अभी हम लोग समझ रहे हैं, फोटोग्राफिक निकाय दोनों ही धरातलीय पदार्थों से प्रदीप्त कुल प्रकाश ऊर्जा के सूक्ष्म भाग में कार्य करते हैं। हम अगर कैमरे से, आप मोबाइल से फोटो लेना चाहते हैं मान लीजिए, तो कैसे मोबाइल से फोटो आती है ना? हम कैमरा ऑन करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और तुरंत हमारे जो है कैमरे में फोटो आपकी आ जाती है, किसी भी चीज की आप फोटो लेना चाहें। वहीं आप इमेजिन करिए कि अंधेरे में आप लोगों को फोटो लेनी है, तो अंधेरे में क्या फोटो आती है? नहीं। आपको या तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत होगी या फिर आर्टिफिशियल लाइट यानी कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होगी। अब कृत्रिम प्रकाश कैसे पैदा किया जा सकता है? कृत्रिम प्रकाश के लिए अगर हम कैमरे की बात करें तो उसमें फ्लैश लाइट होती है, कैमरे में भी या मोबाइल में भी फ्लैश लाइट होती है। उसकी मदद से वो लाइट जो है, मान लीजिए हमें किसी व्यक्ति की फोटो लेनी है, तो कैमरे की या मोबाइल की जो लाइट है, फ्लैश ऑन अगर हम करते हैं तो वो लाइट उस व्यक्ति पर पड़ती है, उस व्यक्ति से परावर्तित होकर वो लाइट कैमरे में आती है और तब उस व्यक्ति की फोटो खिंचती है। तो लगभग सैद्धांतिक रूप अगर हम देखें मानवीय नेत्र का या फोटोग्राफिक निकाय का, तो एक ही होता है। अभी हम फोटोग्राफिक निकाय की बात कर रहे हैं, अभी हम सुदूर संवेदन पर नहीं पहुंचे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ रही है वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दूसरी तरफ वर्तमान सुदूर संवेदन युक्तियां ऊर्जा के वृहत्तर परिसर तथा विकिरण, परावर्तित, उत्सर्जित, अवशोषित तथा पारगत ऊर्जा स्वरूप का अधिकतम प्रयोग करते हैं, जिनका तापमान 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो यहां पर बात की जा रही है मानवीय नेत्रों से अगर हम सुदूर संवेदन की तुलना करें तो सुदूर संवेदन की जो रेंज या परास होती है, बहुत बड़े क्षेत्र को पहली बात तो ये कवर करते हैं, और कवर करने के साथ साथ ये भी उसी सिद्धांत पर लगभग कार्य करते हैं कि किसी प्रकाश को उस वस्तु पर भेजा जाता है, वस्तु से परावर्तित होकर वो प्रकाश इनके ऊपर यानी सुदूर संवेदन की युक्तियों के ऊपर पड़ता है, और युक्तियां जो है फिर निष्कर्ष निकालती हैं। अब कोई भी वस्तु है मान लीजिए धरातल पर मौजूद है, मान लीजिए ये पिंड मान लीजिए धरातल पर मौजूद है, तो होता यह है कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इस पिंड पर क्या हो रहा है? लगातार पड़ रहा है, बिल्कुल, और इस पिंड से परावर्तित होकर प्रकाश कहां पर जा रहा है? ये सुदूर संवेदन या सैटेलाइट यहां पर मौजूद है, इसके ऊपर ये लाइट जा रहा है, इसने अध्ययन किया, इमेज ली, और इस इमेज को वापस ये सैटेलाइट जो है हमारे धरातल पर मौजूद जो एंटीना है या कोई भी हम ऐसा निकाय बोल सकते हैं जो सिग्नल को रिसीव करता है, वहां पर ये फोटो जो है वो पता चल जाती है। तो ओवरऑल थ्योरी जो है वो इसी तरीके की है। और यहां पर हो क्या रहा है कि अगर सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ रहा है, इस पिंड पर पड़ रहा है, तो या तो ये जो पिंड है ये पूरे के पूरे प्रकाश को ग्रहण कर लेगा यानी अवशोषित कर लेगा, या फिर ये जो पिंड है ये पूरे के पूरे प्रकाश को जो है वो परावर्तित कर देगा, है ना। या तो इसने पूरा ग्रहण कर लिया जिसको हम बोलते हैं अवशोषण, सूर्य का प्रकाश इस पिंड पर पड़ा, इस पिंड ने पूरे के पूरे प्रकाश को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया, या फिर पूरे के पूरे प्रकाश को क्या कर लिया? परावर्तित कर दिया, या फिर कुछ भाग अवशोषित किया, कुछ भाग परावर्तित किया, या फिर प्रकीर्णित कर दिया, मतलब उसने प्रकाश को फैला दिया। तो ये सब चीजें इस पिंड के साथ हो सकती हैं और यही बात यहां पर लिखी गई है।
वर्तमान सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग 1960 के दशक में किया गया था। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पहली बार सुदूर संवेदन जो शब्द था वो पहली बार कब आया था, तो आप बोलेंगे 1960 के दशक में आया था। बाद में सुदूर संवेदन की परिभाषा इस प्रकार दी गई कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है। अब आप लोगों से परिभाषा भी पूछी जा सकती है। अगर आप लोगों से बोल दें कि भाई सुदूर संवेदन होता क्या है, रिमोट सेंसिंग होती क्या है, आप लोग परिभाषा तो बताएं। तो परिभाषा यहां पर दी गई है, ध्यान से देखना है, अति लघुत्तरी में पूछी जा सकती है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूपृष्ठीय वस्तुओं एवं घटनाओं की सूचनाओं का संवेदक युक्तियों के द्वारा बिना वस्तु के संपर्क में आए, देख लीजिए लिखा गया है, बिना वस्तु के संपर्क में आए मापन व अभिलेखन करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। यहां पर वही बात लिखी गई है कि यहां पर व्यक्ति को या युक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से उस स्थान पर, उस धरातल पर, उस पिंड के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बिना जाए ही, बिना वस्तु के संपर्क में आए ही काम चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सुदूर संवेदन की उपयुक्त परिभाषा में मुख्यतः धरातलीय पदार्थ, अभिलेखन युक्तियों तथा ऊर्जा तरंगों के माध्यम से सूचनाओं की प्राप्ति को सम्मिलित किया जाता है। तो जो परिभाषा थी उसमें आप सभी को पता है धरातलीय पदार्थों का जिक्र हो रहा है, अभिलेखन युक्तियां यानी टेक्नोलॉजी का जो है जिक्र हो रहा है, ऊर्जा तरंगों का जिक्र हो रहा है। ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है, वो है सूर्य। कृत्रिम रूप से ऊर्जा भी भेजी जा सकती है, परावर्तित हो सकती है। ऊर्जा तरंगों के माध्यम से सूचनाओं की प्राप्ति को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, आप लोगों को प्राकृतिक संवेदक का एक चित्र जो है वो दिया गया है कि कैसे हम लोग इस बिल्डिंग को, मान लीजिए ये नेत्र है, हम इस नेत्र की मदद से इस बिल्डिंग को देख पा रहे हैं। तो कैसे देख पा रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश इस बिल्डिंग के ऊपर पड़ रहा है, इस बिल्डिंग से जो परावर्तित ऊर्जा है वो इन आंखों तक पहुंच रही है और इस तरीके से हमें बिल्डिंग नजर आ रही है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर हम लोगों को मुख्य रूप से सुदूर संवेदन की अवस्थाएं डिस्कस करनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों से एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न इन अवस्थाओं के ऊपर बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। तो अभी मैंने आप लोगों को जो चीज बताई ना कि भाई धरातल है, मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये धरातल है, इस धरातल पर मान लीजिए कोई पिंड है। ठीक है, और ये जो धरातल है, मान लीजिए यहां तक पहुंचना जो है संभव नहीं है या किसी भी तरीके से हम यहां नहीं जाना चाहते और टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये गणना करना चाहते हैं या इस बात को नोट करना चाहते हैं कि यहां पर क्या है। तो होता यह है कि ये रहा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन, सूर्य। दिन का समय है, सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है कि डायरेक्ट इस पिंड पर पड़ रहा है और इस पिंड पर नहीं, दुनिया की हर वस्तु पर मान लीजिए पड़ रहा है। सूर्य का प्रकाश जैसे ही इस पिंड के ऊपर पड़ा, इस पिंड ने क्या किया, इस प्रकाश को परावर्तित किया। तो ये परावर्तित जो प्रकाश है वो कहां पर जा रहा है, ये सैटेलाइट में जा रहा है। सैटेलाइट हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रही हैं, ये सैटेलाइट पर ये प्रकाश गया। सैटेलाइट ने नोट कर लिया कि हाँ ये भाई प्रकाश है, इस वस्तु से टकराकर आ रहा है। अब ये सैटेलाइट क्या करेगा, इसने जो फोटो खींची हुई है, ये सैटेलाइट धरती पर मौजूद, मान लीजिए धरातल में कोई एक जगह हो सकती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए चेन्नई कोई जगह है और चेन्नई में मान लीजिए कोई डेटा रिसीव करने वाली जगह है और यहां पर एंटीने, जैसे डिश टीवी के होते हैं ना, वैसे ही मान लीजिए कोई एंटीना लगा हुआ है या कोई छतरी लगी हुई है और यहां पर ये जो फोटो इस सैटेलाइट ने ली थी इसके द्वारा यहां पर भेजी जा रही है और ओवरऑल यही प्रक्रिया होती है सुदूर संवेदन के अंतर्गत। लेकिन ये जो प्रक्रिया मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दी है, दरअसल उसके पीछे ये विभिन्न चरण जो हैं वो कार्यरत होते हैं। तो 5 चरण यहां पर लिखे गए हैं और आगे के जो चरण हैं 3 यहां पर, टोटल 8 चरणों में ये जो प्रक्रिया है ये घटित होती है। टोटल 8 चरण होते हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूं एक एक लाइन सभी चरणों के बारे में, तो ओवरऑल आप लोगों को पूरी अवस्थाएं पता चल जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोगों को विस्तृत जो है वो चर्चा करनी है, हर एक पॉइंट के ऊपर विस्तृत चर्चा होगी। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक एक पॉइंट को शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत देख लीजिए कहां से हो रही है, शुरुआत हो रही है सूर्य से, मतलब ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऊर्जा का स्रोत है सूर्य।
अब देख लीजिए यहां पर मैंने आप लोगों को बताया दिन, अब रात का समय है तो रात के समय में तो सूर्य का प्रकाश यहां आ ही नहीं पाएगा, तो रात के समय में वही प्रक्रिया होगी जैसी आप लोगों को रात के समय में मोबाइल से फोटो खींचते समय आपको करनी होती है। क्या करना पड़ता है, फ्लैश लाइट जो है वो आप लोगों को ऑन करनी पड़ती है, कृत्रिम प्रकाश आप लोगों को उत्पन्न करना होता है। तो बस यहां से कृत्रिम प्रकाश भी भेजा जा सकता है सैटेलाइट से, कहां पर, इस वस्तु के ऊपर, इसलिए यहां पर लिखा गया है सूर्य या स्व उत्सर्जित कोई ऊर्जा। तो सबसे पहला चरण तो क्या हो गया, सूर्य हो गया, ऊर्जा की बात हो गई। दूसरा चरण है ऊर्जा का संचरण स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक। तो पहला जो चरण है वो है स्वयं सूर्य ऊर्जा, दूसरा जो चरण है सूर्य से धरातल तक ऊर्जा का संचरण, मतलब यहां पर प्रोसेस इन्वॉल्व है, यहां पर प्रक्रिया जो है हो रही है कि सूर्य से प्रकाश जो है वो धरातल तक भेजा जा रहा है। तो दूसरा चरण क्या हो गया, ऊर्जा का संचरण, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब तीसरा चरण क्या हुआ कि जब ये ऊर्जा इस पिंड के ऊपर पड़ी तो पिंड और इस ऊर्जा के मध्य जो है वो अन्योन्य क्रिया हुई, और वो अन्योन्य क्रिया क्या हो सकती है, या तो वो पिंड जो है पूरे के पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, या वो पिंड पूरे के पूरे प्रकाश को परावर्तित कर देगा, या फिर थोड़ा सा अवशोषित करेगा, थोड़ा सा परावर्तित करेगा, या फिर प्रकीर्णित कर देगा, प्रकाश को फैला देगा। तो तीसरी प्रक्रिया हो गई ऊर्जा और इस पिंड या धरातल के मध्य की अन्योन्य क्रिया। क्या ये तीन चरण आप लोगों को समझ में आ गए? उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। चलिए भाई, चौथा चरण क्या होता है? तो चौथा चरण होता है परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का वायुमंडल से प्रवर्धन। कहने का मतलब यह है कि जब इस पिंड ने मान लीजिए अवशोषित किया, परावर्तित किया, थोड़ा अवशोषित, थोड़ा परावर्तित किया, कुछ भी किया, अब ये परावर्तित प्रकाश वापस से कहां पर जाएगा, वायुमंडल में। सबसे पहले कहां पर जा रहा है, अब ये वापस से वायुमंडल में जा रहा है। और आप मुझे बताइए, हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे धूलकण मौजूद हैं कि नहीं है? बिल्कुल हैं। हमारे वायुमंडल में अलग अलग गैसें मौजूद हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा का वायुमंडल से प्रवर्धन, कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि वायुमंडल से अन्योन्य क्रिया हो रही है इस परावर्तित प्रकाश की। पांचवा चरण क्या होगा? पांचवा चरण ये होगा कि ये लाइट सैटेलाइट तक पहुंच जाएगा, या ये जो परावर्तित ऊर्जा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये ऊर्जा सैटेलाइट तक पहुंच जाएगी। तो ये देख लीजिए, परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का संवेदक द्वारा अभिसूचन, संवेदक द्वारा, सेंसर्स द्वारा अभिसूचन, मतलब अब इसको रिकॉर्ड कर लिया गया है सैटेलाइट के द्वारा। इस तरीके से हम लोगों ने टोटल कितने चरण देख लिए? 5 चरण देख लिए। क्या आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई? अगर आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तुरंत वीडियो को लाइक करना है, चलो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो ये जो ऊर्जा थी ये सैटेलाइट के द्वारा क्या हो गई, इसका अभिसूचन हो गया, इसको रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन क्या सिर्फ 5 ही चरण हैं? नहीं भाई, 5 चरण नहीं है, टोटल 8 चरण है। अब क्या होगा? अब प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफी या अंकीय आंकड़ों के रूप में अभिसारण होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रोसेस, यहां पर जो ऊर्जा पहुंची है, ये इस ऊर्जा को फोटोग्राफी में बदल देगा। सैटेलाइट इतने एडवांस हो चुके हैं, इस ऊर्जा को फोटोग्राफी में बदल देगा या फिर आंकड़ों में बदल देगा। तो ये हो गया कौन सा चरण? ये हो गया 7वां चरण। ठीक है, सॉरी, 6वां चरण। कौन सा चरण हो गया? 6वां चरण। 7वां चरण क्या होगा? आंकड़ा उत्पाद से विषयानुरूप सूचना को निकालना। अब ये चरण होगा कि ऐसा नहीं है कि हर एक ऊर्जा, हर एक फोटोग्राफी, हर एक आंकड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं। जितनी चीज जरूरी है उतनी जरूरी चीज इस युक्ति के द्वारा, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा उतनी जरूरी चीज निकाल ली जाएगी विषय के अनुरूप, कि हम भाई किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए विषयानुरूप सूचना को निकाल लिया
जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा चरण हो जाएगा? ये हो जाएगा 7वां चरण। और 8वां चरण क्या होगा? मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिसारण होगा, कि ये जो इसने फोटोग्राफी निकाली है या फिर आंकड़े इसने निष्कर्ष करके निकाले हैं, उन सभी आंकड़ों को सारणी के रूप में या मानचित्र के रूप में प्रदर्शित कर लिया जाएगा। याद रखना है आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो टोटल हम लोगों ने कितने चरण देखे? 8वां चरण एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि अब जो ओवरऑल प्रक्रिया हम लोगों ने देखी, हम लोगों को प्रक्रिया से मतलब नहीं है। ठीक है, प्रक्रिया से मतलब पढ़ने के लिए तो है, लेकिन एंड रिजल्ट चाहता है ना हर व्यक्ति। क्या चाहता है? रिजल्ट चाहता है। जैसे हम लोगों ने जनगणना में देखा, अब रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं कि एक व्यक्ति के घर जाते हैं, जनगणना से संबंधित डेटा लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमें पूरी उस इंफॉर्मेशन से मतलब होता है क्या? नहीं, हमें एक तो क्या मतलब है कि जनगणना वाली जो रिपोर्ट आती है फाइनली, वो फाइनल रिपोर्ट से हमें मतलब होता है, जिसमें चार्ट बने होते हैं, जिसमें बार डायग्राम बने होते हैं, उससे हमें मतलब होता है। तो बस अंतिम चरण वही है कि यहां पर मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिसारण हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी 8 चरण बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इन 8 चरणों को हम क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदन की अवस्थाएं। क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदन की अवस्थाएं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं शुरुआत से बता देता हूं, क्योंकि मैंने एक एक लाइन समझा दी है, ये वाला पैराग्राफ मैंने नहीं पढ़ा हुआ था। तो देख लेते हैं। सुदूर संवेदन द्वारा आंकड़ों की प्राप्ति में उपयोगी प्रक्रिया को दर्शाया गया। ये क्या है? पूरी प्रक्रिया ही है। और यह पृथ्वी के धरातलीय पदार्थ के तत्वों एवं स्वभाव से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण में इस प्रकार सहायक होते हैं। तो हम लोगों को टोटल ये 8 चरण जो हैं वो पढ़ने हैं, और एक एक चरण को अब हम लोगों को विस्तार से समझ लेना है। एक एक अवस्था को हम लोगों को विस्तार से समझ लेना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और पहली जो अवस्था है उसका नाम क्या था? आप सभी को पता है, ऊर्जा का स्रोत। तो पहली जो अवस्था है वो क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। शुरुआत कहां से हो रही थी? शुरुआत तो सूर्य से हो रही थी, है ना? इसलिए पहला जो चरण है, पहली जो अवस्था है, उसकी शुरुआत भी सूर्य से ही की गई है। और याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया सूर्य की बात तो तब आएगी जब दिन का समय रहेगा। मान लीजिए रात का समय रहेगा फिर, तो अगेन मोबाइल वाला उदाहरण आप लोगों को याद रखना है, जिसमें फ्लैश लाइट या कृत्रिम प्रकाश की मदद से ऊर्जा तरंगों को भेजा जा रहा था, है ना? तो सुदूर संवेदन में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। किसी वस्तु एवं स्वभाव के विषय में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऊर्जा का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे फ्लैश लाइट। ठीक है, जैसे कि फ्लैश गन तथा राडार में प्रयुक्त ऊर्जा बिंब। तो जो कृत्रिम प्रकाश है वो क्या हो जाएगा? या तो फ्लैश गन हो जाएगा। कृत्रिम प्रकाश क्या हो जाएगा? या तो फ्लैश गन या फिर रडार टेक्नोलॉजी हो जाएगी। रडार टेक्नोलॉजी में भी कृत्रिम प्रकाश जो है वो उत्पन्न किया जाता है। जनरली ये जो रडार टेक्नोलॉजी है, ये हर देश का जो वायुमंडल है, उस हर देश का अपना एक स्वयं का क्या होता है? एक अंतरिक्ष होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे भारत है, भारत के ऊपर का जो आसमान है वो भी किसका है? वो भी भारत का है। अमेरिका के ऊपर जो आसमान है वो भी किसका है? अमेरिका का है। लेकिन ये बोलना बहुत ज्यादा क्या है? आसान है, लेकिन कोई सीमा बाउंड्री तो है नहीं। अब मान लीजिए कोई दूसरा देश है, सपोज करिए पड़ोसी देश हम लोगों का पाकिस्तान, वैसे भी बहुत हरकतें करता रहता है। मान लीजिए पाकिस्तान कोई मिसाइल अटैक भारत के ऊपर कर दे, हमारे पास तो रिस्पॉन्स का समय ही नहीं रहेगा। उस समय ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत उपयोगी होती है। भारत क्या करता है? सीमावर्ती क्षेत्रों पर रडार टेक्नोलॉजी वो जो है वो लगा कर रखता है। यहाँ से प्रकाश जो है वो भेजा जाता है, या अंतरिक्ष में युक्तियाँ होती हैं, उनसे प्रकाश जो है वो आता है, और हमारे देश के वायुमंडल के ऊपर मान लीजिए कोई यान आता है जिससे हमें खतरा होता है, वो इस रडार टेक्नोलॉजी में क्या हो जाता है? रिकॉर्ड हो जाता है कि भाई फलाना कोई देश है, उसकी कोई उड़ती हुई वस्तु आप हमारे देश में, मतलब भारत के देश के अंतरिक्ष में या फिर भारत के वायुमंडल में आ रही है। इसका काम बस इतना है। अब आप देख लो, वो जो युक्ति आ रही है या मिसाइल आ रही है, हवाई जहाज आ रहा है, वो हवाई जहाज हमारे काम का है या नहीं है।
यहाँ यदि मान लीजिए पड़ोसी देश की फ्लाइट है, बहुत मैत्री संबंध है हम लोगों के, तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग पता चल गया, अब जा सकते हैं। लेकिन जनरली अटैक वगैरह हो गया या युद्ध की स्थिति हो गई तो उस दौरान पता नहीं चलेगा, तो फिर हमें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए हर देश रडार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान है। ऊर्जा का स्रोत सबसे पहला क्या है? सूर्य है। सूर्य ना हो तो हम लोग कृत्रिम प्रकाश के लिए फ्लैश गन या फिर रडार में प्रयुक्त ऊर्जा बिंब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दूसरी जो अवस्था थी, दूसरा जो चरण था, वो था स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का संचरण। तो दूसरे चरण में क्या हो रहा है कि जो स्रोत है वो सूर्य हो सकता है, फ्लैश गन हो सकती है, उस स्रोत से ऊर्जा जो है अब कैसे धरातल तक आ रही है, वही दूसरा चरण है। तो सूर्य से प्राप्त या सूर्य से ऊर्जा तरंगों के रूप में विस्तारित होकर प्रकाश गति से, कितनी गति होती है भाई प्रकाश की? आप सभी को पता है, हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा हुआ है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब सूर्य से जो प्रकाश आता है उसकी जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और इस दर से प्रकाश या ऊर्जा जो है वो पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है। इस ऊर्जा संचरण को, पहली बात याद रखना है, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहते हैं। जो सूर्य से ऊर्जा आती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। ऊर्जा तरंगों की लंबाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति में भिन्नता पाई जाती है। जो ऊर्जा तरंगें होती हैं, उन ऊर्जा तरंगों की लंबाई में, ऊर्जा तरंगों की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बचपन में इस तरीके का, आप लोगों ने चित्र देखा होगा जिसमें 2 ऊर्जा तरंगों की हम लोग क्या देखते हैं? लंबाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य। तो हर एक ऊर्जा तरंग की तरंगदैर्ध्य अलग होती है, उसकी आवृत्ति में भिन्नता पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसी भिन्नता के रेखांकन को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के द्वारा दिखाया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आकार, तरंगदैर्ध्य व उनकी आवृत्ति के आधार पर ऊर्जा तरंगों को हम लोग गामा किरणों, एक्स किरणों, परावैंगनी किरणों, दृश्य किरणों, अवरक्त किरणों, माइक्रोवेव व रेडियो तरंगों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब जो सूर्य से ऊर्जा आई है, वो जो ऊर्जा है जिसे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलते हैं, इस विद्युत चुंबकीय विकिरण को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आकार, तरंगदैर्ध्य, उनकी आवृत्ति के आधार पर ऊर्जा तरंगों में हम लोग जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। और इतने तरीके की ऊर्जा तरंगें होती हैं। सभी किरण क्षेत्रों को अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। यद्यपि सुदूर संवेदन में दृश्य ऊर्जा क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र व माइक्रोवेव ऊर्जा क्षेत्र जो हैं वो अधिक उपयोगी हैं। तो अगर हम लोग सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इस टेक्नोलॉजी में आप लोगों को याद रखना है 2-3 तरंगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक है अवरक्त क्षेत्र, ठीक है, अवरक्त क्षेत्र का, और माइक्रोवेव ऊर्जा जो क्षेत्र है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दृश्य ऊर्जा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें दी भी गई हैं, सारी किरणों के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मज़ा आ रहा है कि नहीं वीडियो में? चलिए मुझे बताइए, वीडियो में अगर मज़ा आ रहा है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और तीसरी अवस्था हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया। कहने का मतलब यह है कि सूर्य जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर फ्लैश गन जो है, उससे ऊर्जा आ रही है, ठीक है, वो जो ऊर्जा है उसको हम लोगों ने अलग अलग ऊर्जा तरंगों के रूप में वर्गीकृत कर लिया। जब ये ऊर्जा धरातल से टकराई, या फिर धरातल पे मान लीजिए कोई पिंड मौजूद है, उससे टकराई, तो उस ऊर्जा और उस पिंड के बीच क्या होगी? अन्योन्य क्रिया होगी। अन्योन्य क्रिया मतलब कुछ ना कुछ तो भाई अब खिचड़ी पकेगी। तो हम लोगों को इस चरण में उस बात का डिस्कशन कर लेना है। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि अंततः संचारित ऊर्जा भूतल पर उपस्थित वस्तुओं के साथ अन्योन्य क्रिया करती है, जिससे वस्तुओं द्वारा ऊर्जा का अवशोषण, प्रेषण, परावर्तन व
उत्सर्जन होता है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश किसी धरातल की किसी वस्तु पर, पिंड पर या किसी एक ऐसे क्षेत्र पर जिसका हमें अध्ययन करना है उस क्षेत्र पर पड़ता है, तो वो जो वस्तु है, क्षेत्र है, पिंड है, उस प्रकाश को या तो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, या फिर उस प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है, परावर्तन कर देता है। तो बहुत सारी घटनाएं, या फिर कुछ अवशोषण कुछ परावर्तन कर देता है, उत्सर्जन कर देता है। सभी वस्तुएं जो हैं वो संरचना, स्वरूप, आकार व अन्य गुणों में भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होती हैं। हर एक वस्तु, चाहे कोई पिंड हो, चाहे वो घास हो, चाहे वो बर्फ हो, या उसके अंदर कोई खनिज पदार्थ मौजूद हो, हर एक पदार्थ जो है अपने ऊपर जो प्रकाश पड़ता है उसको लेकर अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ये बात हम सभी को पता है। तो सभी वस्तुएं दिखने में तो अलग होती ही हैं, और उन सभी वस्तुओं की संरचना, स्वरूप, आकार और गुणों में भी अंतर होता है। अतः इन वस्तुओं द्वारा ऊर्जा का ग्रहण व उत्सर्जन भी एक समान नहीं होता। मतलब सारी वस्तुएं, चाहे वो पिंड हो, घास हो, खनिज हो, एक ही तरीके से प्रकाश को, ऊर्जा को ग्रहण करें, एक ही तरीके से प्रकाश को उत्सर्जित करें, या ग्रहण करें, उत्सर्जित करें, ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा, हर एक वस्तु, हर एक पिंड अलग तरीके से उस प्रकाश को लेकर रिएक्ट करता है। इसके विपरीत वस्तु विशेष भी स्पेक्ट्रम के विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में सर्वथा भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उदाहरण के तौर पर शुद्ध जल युक्त भाग स्पेक्ट्रम के लाल व अवरक्त वर्णक्रम क्षेत्र प्रदेशों में ऊर्जा विकिरणों का सर्वाधिक अवशोषण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी क्षेत्र में शुद्ध जल मौजूद होता है, तो वो जो शुद्ध जल है, ये लाल व जो अवरक्त वर्णक्रम क्षेत्र है, इस ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है, तथा उपग्रहों से प्राप्त प्रतिबिंबों में ये गहरे काले नजर आते हैं। और जब ये प्रकाश उपग्रह पर पड़ता है तो हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर गहरे काले धब्बे नजर आ रहे हैं। तो जहां जहां पर मान लीजिए गहरे काले धब्बे नजर आए, हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शुद्ध जल मौजूद है। और यहाँ पर आप लोगों को दिखाया भी गया है कि कैसे गहरे काले धब्बे, अगर सांभर झील के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो कैसे ये गहरे काले धब्बे नजर आते हैं। अब हम इन्हें पढ़ लेते हैं। भाई एक्सरे रिपोर्ट कैसे डॉक्टर पढ़ लेते हैं ना। एक्सरे रिपोर्ट हमें तो समझ में आती नहीं है। पूरा एक्सरे हम लोगों को एक जैसा लगता है कि कहां पर हड्डी टूटी है, नहीं टूटी है, बिल्कुल हमें समझ में नहीं आता, लेकिन डॉक्टर समझ लेते हैं। वैसे ही इस तरीके की जो इमेज है वो साइंटिस्ट समझ लेते हैं कि भाई गहरे काले धब्बे नजर आ रहे हैं, इट मींस यहां पर क्या मौजूद है, यहां पर शुद्ध जल मौजूद है। जबकि अविरल जलाशय क्षेत्र, जबकि अविल जहां पर बिल्कुल पानी नहीं है, वो क्षेत्र दृश्य स्पेक्ट्रम के नीले व हरे क्षेत्रों की किरणों को अपेक्षाकृत अधिक परावर्तित करते हैं और उपग्रहों से प्राप्त प्रतिबिंबों में हल्के नीले रंग के दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 अवस्थाएं जो हैं वो देख चुके हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि कौन सी वो अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था देखी थी हम लोगों ने, वो देखी थी ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत हम लोगों ने पहली अवस्था देखी थी। फिर वो प्रकाश चला था, कहां से टकराया था, मतलब सूर्य का प्रकाश, या सूर्य से अगर वो प्रकाश चला था तो वो पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का क्या हुआ था, संचरण हुआ था। ऊर्जा फिर कहां पर आ गई थी, धरातल पर आ गई थी। तो धरातल से उस ऊर्जा ने क्या की थी, अन्योन्य क्रिया की थी। तो ये 3 चरण हम लोगों ने देख लिए, 3 अवस्थाएं हम लोगों ने देख लिए हैं। तो चलिए अब हम चौथी अवस्था भी देख लेते हैं। चौथी जो अवस्था है वो है वायुमंडल से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का प्रवर्धन। क्या भाई प्रकाश मान लीजिए सूर्य से चला था और ये प्रकाश धरातल के किसी पिंड से टकराया, तो वापस जब ये प्रकाश परावर्तित होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस प्रकाश की अन्योन्य क्रिया होगी, किससे, वायुमंडल से। आप लोगों को ये बात याद रखनी है। तो जब भूपृष्ठ वस्तुओं से ऊर्जा परावर्तित होती है तो यह पुनः वायुमंडल में प्रवेश करती है। आप ये जानते हैं कि वायुमंडल में गैस, जलकण व धूलकण आदि व्याप्त हैं। क्या हम लोगों को ये नहीं पता कि वायुमंडल में गैस, जलकण, धूलकण मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं? डेफिनेटली हम लोगों को पता है कि वायुमंडल में धूलकण, जल के कण, विभिन्न गैसें जो हैं अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग मात्रा में पाई जाती हैं। और जैसे ही मान लीजिए ये प्रकाश जो परावर्तित होगा, उत्सर्जित जो प्रकाश होगा वायुमंडल की इन गैसों, जलकणों और धूलकणों से क्रिया करेगा, तो हमें और अलग निष्कर्ष जो हैं वो प्राप्त होंगे।
तो वस्तुओं द्वारा परावर्तित ऊर्जा इन वायुमंडलीय घटकों, ये वायुमंडल के जो घटक हैं गैस, जलकण और धूलकण, इन घटकों के संपर्क में आती है और वास्तविक या प्राप्त ऊर्जा की विशेषताओं में परिवर्तन आ जाता है। तो वो जो ऊर्जा परावर्तित होकर आ रही थी उसमें डेफिनेटली परिवर्तन होगा। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन व जलकण अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जबकि धूल कणों से नीली किरणों का जो है वो प्रकीर्णन हो जाता है। तो यहां पर आप लोगों को बताया गया है बहुत अच्छे से कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, जलकण जो है वो अलग अलग रिएक्ट करते हैं किरणों को लेकर, ऊर्जा तरंगों को लेकर। तो यहां पर यही बात बोली गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जलकण अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जबकि धूल कणों से नीली किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। धूल कण नीली किरणों को बिखेर देते हैं, इसलिए हम लोगों को पता है कि आकाश भी कैसा दिखता है, नीला नजर आता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अतः ऊर्जा या तो अवशोषित हो जाती है या वायुमंडलीय घटक इसको प्रकीर्ण कर देते हैं, वह उपग्रहों में विद्यमान संवेदक तक नहीं पहुंच पाती और इन वस्तुओं की विशेषताएं अभिलेखित नहीं हो पाती। हो सकता है गैसों ने सारी जो ऊर्जा थी उसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। तो क्या सैटेलाइट में जो सेंसर हैं कुछ रिपोर्ट कर पाएंगे, कुछ नोट कर पाएंगे? नहीं भाई, नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिखा गया है कि उपग्रहों में विद्यमान संवेदक तक अगर वो ऊर्जा नहीं पहुंच पाती तो इन वस्तुओं की विशेषताएं अभिलेखित नहीं होती, हमें पता नहीं चलता कि वहां पर कौन सी वस्तु मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने चौथा चरण भी समझ लिया है। अब बारी है पांचवें चरण को डिस्कस करने की। पांचवा चरण क्या है? संवेदक के माध्यम से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का अभिसूचन। तो अगर जैसे तैसे वायुमंडल से क्रिया करने के बाद, अन्योन्य क्रिया करने के बाद वो जो प्रकाश या ऊर्जा थी ये सैटेलाइट तक पहुंच गई, तो फिर क्या घटना घटित होती है, ये हम लोग को पांचवें चरण में नोट कर लेना है। पांचवें चरण का नाम आप लोगों को याद रखना है, पांचवी प्रवस्था, जिसका नाम है संवेदक के माध्यम से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का अभिसूचन। ऊर्जा अभिलेखित करने वाले जो संवेदक होते हैं वो 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसे उपग्रहों में लगाए गए हैं जिनका कक्षीय परिक्रमण सूर्य तुल्यकालिक या सन सिंक्रोनस है। ये उपग्रह सुदूर संवेदन उपग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण भारतीय श्रृंखला के भारतीय सुदूर संवेदक उपग्रह। इन उपग्रहों के अतिरिक्त मौसम संबंधी आकलन व संचार के लिए भी उपग्रह भेजे गए हैं जो भूस्थैतिक उपग्रह हैं। इस तरह स्थापित है कि इनका परिभ्रमण कक्ष पृथ्वी के परिभ्रमण दिशा से समायोजित है। अभी ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर नहीं हुई होगी, या आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि वायुमंडल से अन्योन्य क्रिया करने के बाद ये जो प्रकाश है वो कहां तक पहुंचता है? सैटेलाइट तक पहुंचता है। और ये जो सैटेलाइट हैं ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है। ये जो सैटेलाइट है हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, और ये जो सैटेलाइट हैं ये दो तरीके के हैं। एक आप लोगों को याद रखना है सूर्य तुल्यकालिक जो सैटेलाइट है वो क्या है? सूर्य तुल्यकालिक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सन सिंक्रोनस। और दूसरे जो सैटेलाइट हैं वो सैटेलाइट हैं यहां पर भूस्थैतिक। देखिए अब ये सैटेलाइट क्या होते हैं कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये वाला क्या है? ये नॉर्थ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये साउथ पोल है। अगर हम लोग बात करें कोई सैटेलाइट मान लीजिए इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ जो है वो रोटेट कर रहा है पृथ्वी के, उत्तर से दक्षिण दिशा में, इस तरीके से उत्तर से जो दक्षिणी ध्रुव है इसके बीच जो है वो पूरा क्या कर रहा है? घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इस सैटेलाइट को हम लोग बोलते हैं सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। क्या बोलते हैं? सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। इसी तरीके से मान लीजिए कोई सैटेलाइट भूमध्य रेखा के ऊपर मान लीजिए घूम रहा है, भूमध्य रेखा के ऊपर इस तरीके से कुछ ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं भूस्थैतिक उपग्रह। क्या बोलते हैं? भूस्थैतिक उपग्रह। और सूर्य तुल्यकालिक और भूस्थैतिक दोनों के ही अपने कुछ ना कुछ क्या होते हैं? काम होते हैं। दोनों की ही अपनी कुछ परिक्रमण अवधियां होती हैं, दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। ये बात आप लोगों को यहाँ पर नोटिस की गई है। देख लीजिए ये उत्तर दक्षिण दिशा में एक घूम रहा है और इस तरीके से एक घूम रहा है। ये उपग्रह अंतरिक्ष में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित है। उदाहरणार्थ इनसैट श्रेणी के उपग्रह। तो आप लोगों को सूर्य तुल्यकालिक जो कक्षा है जो आप लोगों को बताई गई है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा यहाँ पर बाईं ओर बताई गई है, और तुल्यकालिक उपग्रह आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं कि कैसे ये उपग्रह घूमते हैं। ठीक है, ये कक्षा है, ठीक है, इसकी कक्षा है, और ये क्या है? ये उपग्रह है।
ठीक है। अब ये जो उपग्रह हैं कौन से, सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, ये अंतरिक्ष में कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है धरातल से, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित हैं। अब देख लीजिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर अंतर आप लोगों को बताया गया है सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों में और भूस्थैतिक उपग्रहों में, दोनों में ही आप लोगों को बहुत अच्छे से अंतर जो है वो बताया गया। देख लेते हैं, ये जो बॉक्स है दोनों प्रकार के उपग्रहों का कक्षीय परिक्रमण दिखाता है। सुदूर संवेदन उपग्रहों में ऐसे संवेदक लगाए गए हैं जो भूपृष्ठीय वस्तुओं द्वारा परावर्तित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता रखते हैं। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए दोनों में आप लोगों को अंतर दिया गया है, सूर्य तुल्यकालिक, भूस्थैतिक। सबसे पहले ये कितने मीटर की या कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं धरातल से, अगर हम लोग देखें तो ये लगभग 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, ये कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है, लगभग 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। कौन से, सूर्य तुल्यकालिक, वो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर जो है इस तरीके से परिक्रमा लगाते हैं। और ये जो भूस्थैतिक उपग्रह है ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ये कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई उपग्रह जो धरातल से नजदीक होगा वो ज्यादा रेंज, ज्यादा क्षेत्र को कवर करेगा, या ऐसा कोई उपग्रह जो धरातल से ज्यादा ऊपर होगा वो ज्यादा एरिया कवर करेगा? भाई डेफिनेटली, अगर मान लीजिए आप कोई शहर में रह रहे हैं और मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आप भोपाल शहर के ऊपर मान लीजिए हैं, तो आपको छोटा सा एक एरिया जो है वो दिखेगा, नीचे आप लोगों को छिद्र। लेकिन आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, बहुत ऊपर आप लोग यात्रा कर रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों को पूरा भोपाल शहर जो है वो दिखे। जितनी ज्यादा ऊंचाई पर आप रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी क्या रहेगी, रेंज रहेगी। क्या रहेगी, रेंज रहेगी। इसलिए यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो भूस्थैतिक उपग्रह है इनकी रेंज देख लीजिए, ग्लोब का 1/3 भाग लगभग ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। ग्लोब का 1/3 भाग ये कवर करते हैं। और इनकी रेंज क्या होती है, 81 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 81 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इनकी रेंज होती है सूर्य तुल्यकालिक की। और इनकी क्या होती है, लगभग ये ग्लोब का 1/3 हिस्सा कवर करते हैं। अगर कक्षीय अवधि की बात आए, कक्षीय अवधि की जब बात होती है तो ये हर दिन 14 कक्षीय चक्कर जो है वो लगाते हैं। हर दिन कितने चक्कर लगाएंगे, लगभग 14 कक्षीय चक्कर लगाएंगे, उत्तर दक्षिण इस तरीके से। एक दिन में कितनी बार चक्कर लगाएंगे, 14 चक्कर लगा लेंगे उत्तर से दक्षिण होते हुए। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, किसकी, भूस्थैतिक की, तो ये एक 24 घंटे में जो है वो एक चक्कर लगाते हैं। और आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पृथ्वी के किसी एक हिस्से के ऊपर जो है हमेशा लगे होते हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी मूव करती है वैसे वैसे ये उपग्रह भी मूव करते रहते हैं। जैसे कि मैं पृथ्वी हूं, ये पेन मान लीजिए ये भूस्थैतिक उपग्रह है, तो मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है तो भूस्थैतिक उपग्रह भी उसी दिशा में उस तरीके से घूम रहा है। तो पृथ्वी मान लीजिए 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ठीक है, अपनी धुरी पर। वैसे ही यहां पर अब ये भूस्थैतिक उपग्रह है, ये भी कितनी देर में चक्कर लगाएंगे, ये भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाएंगे। फिर से बता देता हूं, भूस्थैतिक जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के किसी एक हिस्से के सामने होते हैं, और जैसे जैसे पृथ्वी मूव करती है उपग्रह भी उसी गति से मूव करते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो है ये तो 24 घंटे में लगभग कितने चक्कर लगा लेते हैं, 14 चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये अंतर समझ में आ गया होगा। विभेदन की अगर बात की जाए तो 182 मीटर से 1 मीटर तक इनकी विभेदन क्षमता है, और इनकी 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर की विभेदन क्षमता है। लाभ क्या होता है, पृथ्वी साधन अनुप्रयोग, विभिन्न तरीके के अगर हमें अनुप्रयोग करने होते हैं उसमें तो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। और दूरसंचार और मौसम संबंधी मॉनिटरिंग या घटनाएं हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं दूरसंचार से संबंधित या मौसम से संबंधित, तो भूस्थैतिक जो उपग्रह हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ये अंतर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और इन जनरल भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग जो हैं अलग अलग तरीके से ये उपयोग में आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा एक अनावरण या एक्सपोजर पर चित्र प्राप्त कर सकते हैं, यद्यपि सुदूर संवेदन उपग्रहों में लगाए गए संवेदक सूचनाएं एकत्रित करने में अलग प्रक्रिया के तहत कार्यशील होते हैं, जो फोटोग्राफी कैमरा से भिन्न होता है। अंतरिक्ष में स्थापित ये संवेदक जो बिंब बनाते हैं वह कैमरे पर आधारित चित्रों की अपेक्षा आंकड़ों के रूप में या अंकीय रूप में सूचनाएं देते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम लोग ये बोल रहे हैं
हम लोग कौन सा चरण कर रहे हैं भाई, ये धरातल से टकराया, वायुमंडल से अन्योन्य क्रिया हुई, अंततः ये प्रकाश जो सैटेलाइट पर पहुंचा है। अब आप लोगों को सैटेलाइट में ऐसा लग रहा है कि भाई फोटो खिंच जाती होगी, हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर एक पिंड है, इस पिंड की यहाँ पर फोटो खिंच जाती होगी। नहीं, फोटोग्राफी से थोड़ा सा ये अलग होता है। ये फोटोग्राफी की अपेक्षा अंकीय रूप में सूचनाओं को एकत्रित करता है। किसके रूप में? अंकीय रूप में सूचनाओं को एकत्रित करता है और अंकीय रूप में सूचनाएं देता भी है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम अगला चरण समझ लेते हैं, और वो चरण क्या है? प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफ अंकीय आंकड़ों के रूप में अभिसारण। देखिए, अब जो ऊर्जा सैटेलाइट के पास पहुंची है, मैंने बताया कि भाई अंकीय रूप में वो सूचना रिकॉर्ड करता है, फोटोग्राफी के रूप में भी करता है, अंकीय रूप में भी करता है। अंकीय रूप में करने के बाद उसको फोटोग्राफी रूप में बदल दिया जाता है। संवेदक एकत्रित ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा द्वारा आंकड़ों के या डिजिटल के रूप में बिंब में बदल देते हैं। ये आंकिक सूचनाएं पंक्ति व स्तंभ में क्रमानुसार व्यवस्थित होती हैं। तो ये जो अंकीय सूचनाएं होती हैं, ये पंक्ति और स्तंभ में, ये हमारे क्या है? स्तंभ हैं। ये क्या है? पंक्ति हैं। तो पंक्ति और स्तंभ में ये सूचनाएं जो हैं वो एकत्रित होती रहती हैं। इन संख्याओं को आंकड़ों से निर्मित प्रतिबिंबों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो आंकड़े हैं इनको हम इमेज में भी परिवर्तित कर सकते हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले उपग्रहों में लगे संवेदक एकत्र किए गए प्रतिबिंब आंकड़ों का संचरण विद्युतीय अवधि द्वारा संसार के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए धरातलीय केंद्रों को प्रेषित करते हैं। ऐसा ही एक सूचना प्राप्ति का केंद्र भारत में हैदराबाद के निकट शादनगर में स्थित है। अब भाई, जो सैटेलाइट में जो सेंसर लगे हुए थे, ठीक है, सैटेलाइट में जो सेंसर लगे हुए थे, मान लीजिए ये सैटेलाइट है और यहाँ पर जो सेंसर लगा हुआ है, अब ये सेंसर जो है, जो भी अंकीय रूप में सूचना एकत्रित हुई है, इसको धरातल पर मौजूद किसी सेंटर पर तो भेजेगा। तो ये जो सैटेलाइट है, ये हमारी पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग सेंटर्स हैं, वहां तक ये ऊर्जा, या हम लोग बोल सकते हैं अंकीय रूप में जो सूचना है उसको रिसीव कर रहे हैं हम धरातल पर। और कोई एक ऐसे ही सेंटर का नाम आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, जो है हैदराबाद के निकट शादनगर में स्थित। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से स्लाइड क्लियर हो गई होगी। सभी चरण आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग सुदूर संवेदन ये जो टॉपिक है समझ रहे हैं। जनरली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। आसान भाषा में ही समझाने का काम मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से करता आया है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक कठिन लग रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और अगला चरण, अगली अवस्था हम लोगों को देखनी है, आंकड़ा उत्पाद से विषयानुरूप सूचना सामग्री को निकालना। भाई एक बात बताइए, अब सैटेलाइट में तो बहुत सी सूचना जो है वो रिकॉर्ड होगी, है ना। सैटेलाइट में तो बहुत सी सूचना रिकॉर्ड होगी, बहुत सी सूचना भेजी भी जाएगी, लेकिन हर तरीके की सूचना हमारे काम की है क्या? नहीं, हमें सूचना को फिल्टर करना पड़ेगा। हमारे विषय के अनुरूप हम उस सूचना को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि आंकड़ा उत्पाद से विषयानुरूप सूचना सामग्री को निकालना। धरातल पर स्थित आंकड़ा संग्रहण केंद्रों में संग्रहित बिंबों को प्राप्त करने के पश्चात आंकड़े एकत्रीकरण के दौरान हुई त्रुटियों को दूर करने की कार्यवाही की जाती है। अब हम जो त्रुटियां हैं, जो उसमें ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे काम की नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं? दूर करते हैं। और त्रुटियों को दूर करने के पश्चात शुद्ध आंकिक आंकड़ों बिंब प्रक्रमण तकनीक की सहायता से तथा बिंब का चाक्षुक विधि में विश्लेषित की जाती हैं और व्याख्या के पश्चात अलग अलग विषय के अनुरूप सूचनाएं जो हैं वो प्राप्त की जाती हैं। तो कुल मिलाकर हम आंकड़ों को जो है फिल्टर करते हैं। अलग अलग जो डेटा, जो ऐसा कोई डेटा जो हमारे काम का नहीं है, ऐसे जो आंकड़े जो हमारे काम के नहीं है, हम उसे हटा देते हैं। और हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं यहाँ पर लिखी गई है। चाक्षुष जो विधि होती है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगला जो चरण है वो क्या है? मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिसारण। अगला जो चरण क्या है वो क्या है? मानचित्र एवं सूचनाओं के रूप में, मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिसारण। कहने का मतलब यह है कि पूरी प्रोसेस हो गई। भाई सूर्य से जो ऊर्जा निकली हुई थी सैटेलाइट तक पहुंच गई, सैटेलाइट ने उस ऊर्जा को हमारी पृथ्वी के किसी केंद्र तक मान लीजिए भेज दिया। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो पूरी प्रोसेस हम लोगों ने की है, ये किस लिए की है?
अल्टीमेटली कोई ना कोई निष्कर्ष, कोई ना कोई रिपोर्ट, कोई ना कोई डेटा जो है फाइनली जो हमें चाहिए उसके लिए की है ना, कोई ना कोई चीज के लिए, कोई ना कोई तो हमारा उद्देश्य होगा ना दिमाग में कि हमें धरातल के इस पिंड की, इस खनिज की जानकारी चाहिए। उसी उद्देश्य के लिए तो हमने सैटेलाइट जो है वहां पर लगाए हुए हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट निकला है, जिसके लिए हम लोगों ने पूरी जो है वो मेहनत की थी, वही रिजल्ट है लास्ट वाला चरण कि मानचित्र एवं सारणी के रूप में अब हम फाइनली जो हमें रिजल्ट मिला है, आंकड़े और सूचनाएं मिली हैं, उसका हम प्रसारण कर देंगे। तो विश्लेषित सूचनाओं को अंततः विषयी मानचित्रों के अलग अलग रूपों में रेखांकन एवं परिवर्तन किया जाता है। इसमें अतिरिक्त सूचनाओं का मात्रात्मक मापन कर विभिन्न आंकड़े सारणियों का निर्माण भी किया जाता है। इसमें फाइनली हम डेटा को क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सुदूर संवेदन की सारी अवस्थाएं जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक अवस्था बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को अगला जो टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है सेंसर्स यानी संवेदक। तो जो सेंसर्स लगे होते हैं सैटेलाइट पर, उनके बारे में ही अब हम लोगों को बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लेना है। क्या होते हैं भाई सेंसर्स या संवेदक? संवेदक वह युक्ति या उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, उन्हें संकेतकों में बदलते हैं तथा उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं, जो कि अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं। जो सेंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाइनली जो डेटा मिला हुआ है, जो अंकीय डेटा मिला हुआ है या फोटोग्राफी जो भी मिला हुआ है, उसको जो है हम लोग फाइनल जो लक्ष्यों के रूप में बदलने का काम जो है वो सेंसर्स या संवेदक करते हैं। आंकड़ा उत्पाद के आधार पर संवेदकों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो जो सेंसर्स होते हैं वो दो पार्ट में हम लोग उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो वर्ग होता है वो होता है फोटोग्राफी या चित्रीय। जैसा कि मैंने बताया, जो सेंसर्स होते हैं सैटेलाइट पर लगे होते हैं, या तो वो वैसी ही एक फोटोग्राफी इमेज ले सकते हैं जैसा कोई कैमरे में लेता है ना। कैमरे में हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से अगर हम लोग फोटो लेते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट एक इमेज जो है वो खिंच जाती है। वैसे ही यहाँ पर फोटोग्राफी तरीके से भी सेंसर्स जो हैं वो डेटा रिसीव कर लेते हैं। या फिर दूसरा जो तरीका है वो है फोटोग्राफ रहित आंकिक संवेदक, मतलब फोटोग्राफिक के अलावा अंकीय रूप में डेटा जो है अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे फोटोग्राफ रहित आंकिक संवेदक। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फोटोग्राफी संवेदक या जो कैमरा होता है किसी भी लक्ष्य बिंदुओं को एक क्षण विशेष में उद्भाषित कर अभिलेखन कर लेता है। भाई फोटो लेने में चाहे वो कैमरा हो चाहे वो मोबाइल हो, बहुत कुछ ही सेकंड लगते हैं ना, कुछ ही सेकंड में आपकी एक इमेज जो है वो खिंच जाती है। किसमें, कैमरे में, है ना, कुछ ही सेकंड लगते हैं ना। दूसरी ओर फोटोग्राफ रहित संवेदक जो है किसी लक्ष्य के प्रतिबिंब को पंक्ति दर पंक्ति के रूप में प्राप्त करते हैं और ये संवेदक स्कैनर के नाम से जाना जाता है। तो संवेदक के हम लोगों ने दो वर्ग देखे। अभी हम लोगों ने संवेदक के कितने, दो वर्ग देखे। पहला वर्ग था फोटोग्राफी वाला, जिसमें चित्रीय, कुल मिला के इमेज जैसी मोबाइल से खिंचती है, कैमरे से खिंचती है, उस रूप में संवेदक जो है फोटो ले लेता है। या फिर मैंने बोला फोटोग्राफिक रहित। अब जो फोटोग्राफिक रहित आंकिक संवेदक हैं, सेंसर्स हैं, वो क्या करते हैं, फोटो लेने के लिए स्कैनर की तरह जो है वो फोटो लेते हैं। कभी आपने स्कैन करवाई होगी फोटो, या फिर आपने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी। अक्सर फोटोकॉपी हम कराने जाते हैं तो फोटोकॉपी मशीन के ऊपर एक जो है लाइन जो है वो चलती है ना, एक लाइट होता है जनरली नीला या लाल, हरा या लाल, आप लोगों ने लाइट देखा होगा। वो लाइट क्या करता है, फोटोकॉपी मशीन होती है, वो जो लाइट है वो मूव करता है ना, इस तरीके से मूव करता है और पूरे कागज को स्कैन कर लेता है और स्कैन करने के बाद फोटोग्राफी हम लोगों को मिल जाती है। वैसा ही काम जो है संवेदक करते हैं। संवेदक का जो दूसरा वर्ग है कुछ इस तरीके से ही काम करता है और वो काम क्या है, किसी लक्ष्य के प्रतिबिंब को पंक्ति दर पंक्ति, ठीक है, पंक्ति दर, बिल्कुल रो बाय रो जो है पंक्ति दर पंक्ति के रूप में स्कैन करता है। इसलिए इस संवेदक को हम स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रही है ना वीडियो? ये संवेदक के दो वर्ग जो हैं, हम लोगों ने सेंसर के दो वर्ग जो है वो बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम लोगों को बहुवर्णक्रमीय या फिर मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के बारे में पढ़ना है। सुदूर संवेदन उपग्रहों में मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर संवेदक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं उनमें कौन से स्कैनर लगे होते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर जो हैं वो संवेदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं।
ये संवेदक इस प्रकार बनाए गए हैं कि दृश्य क्षेत्र पर दृष्टि दौड़ाते हुए ही वस्तुओं को चित्रित कर लेते हैं। मतलब जैसे ही ये सेंसर जो है वो मूव करते हैं तो इस तरीके से स्कैन करते रहते हैं कि भाई बाएं से दाएं या फिर ऊपर से नीचे, इस तरीके से स्कैन करते रहते हैं। स्कैनर ऐसे ही काम करता है। अब आप लोगों ने फोटोकॉपी मशीन में देखा होगा कि इस तरीके से एक लाइट जो है वो उत्तर से दक्षिण मूव कर रहा है या फिर बाएं से दाएं जो है वो लाइट मूव कर रहा है। और यहीं पर ये बात लिखी गई है कि संवेदक इस प्रकार से बनाए गए हैं कि दृश्य क्षेत्र पर, कि जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है उस पर दृष्टि दौड़ाते हुए, जैसे ही वो सेंसर मूव कर रहा है, दृष्टि दौड़ाते हुए वस्तुओं को चित्रित कर लिया जा रहा है। प्रायः स्कैनर एक प्रकार की अभिग्रहण प्रणाली है जिनमें एक दर्पण व संसूचक लगे होते हैं। स्कैनिंग संकेतक पंक्ति दर पंक्ति क्रमिक रूप में अभिलेखन कर दृश्य बनाते हैं। बिल्कुल रो बाय रो जो है ये दृश्य जो है वो अभिलेखित होते हैं। ऐसा करते हुए क्रम वीक्षण दर्पण, मतलब इस पर क्या लगा होता है, एक दर्पण लगा होता है, आईना जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा करते हुए क्रम वीक्षण दर्पण जो मशीन से संचालित होता है दृश्य क्षेत्र के समकोण पर आगे व पीछे हिलता है, जिससे क्रम वीक्षण की जाने वाली पंक्ति की लंबाई निर्धारित होती है और इसे दृश्य क्षेत्र या स्वाथ जो है वो कहा जाता है। तो सेंसर में जो दर्पण लगा होता है वो इस प्रकार ही काम करता है। वो किस प्रकार मूव करता है आगे पीछे, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार क्रम वीक्षण विधि द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया को बिट बाय बिट कहा जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे हो रही है, इसे क्या बोल रहे हैं, ये बिट बाय बिट। कैसी स्कैन जो है, एक एक लाइन को स्कैन किया जा रहा है और उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बिट बाय बिट। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये याद रखना है। हर दृश्य कोष्ठाओं, जिसको हम लोग कोष्टिकाओं, जिसको हम सेल बोलते हैं, हर दृश्य सेल से बना होता है जो उस दृश्य क्षेत्र के क्षेत्रीय विभेदन को निर्धारित करते हैं। क्रम वीक्षक दर्पण के दृश्य स्थल के आर पार हिलने पर एकत्रित ऊर्जा संसूचक तक पहुंचती है, जहां यह विद्युतीय संकेतों के रूप में परिवर्तित होती है। ये संकेत पुनः अंकों में परिवर्तित होते हैं जिन्हें आंकित किया जाता है। बहुवर्ण क्रमीय क्रम वीक्षक दो प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया ये जो स्कैनर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बहुवर्ण क्रमीय, जिसको मल्टी स्पेक्ट्रल भी इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है विस्क ब्रूम क्रम वीक्षक और दूसरा है दूसरे का नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, दूसरा है पुश ब्रूम। ठीक है, पहला है विस्क ब्रूम और दूसरा है पुश ब्रूम। एक एक करके दोनों के बारे में हम लोगों को समझना है। अल्टीमेटली स्कैनिंग करने की विधि है, एक बाएं से दाएं, एक ऊपर से नीचे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विस्क ब्रूम क्रम वीक्षक के बारे में। तो विस्क ब्रूम क्रम वीक्षक में घूमने वाला दर्पण व एकमात्र संसूचक लगा होता है। तो जो विस्क ब्रूम टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है, एक घूमने वाला दर्पण होता है। घूमने वाला दर्पण आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपने कुछ सीसीटीवीज देखे होंगे जो मूव करते हैं। सीसीटीवी आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखे होंगे, कुछ के घर लगे होते हैं, वो सीसीटीवी क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि विस्क ब्रूम क्रम वीक्षक में घूमने वाला दर्पण व एकमात्र संसूचक लगा होता है। दर्पण इस प्रकार से विन्यासित होता है कि जब यह एक चक्कर पूरा करता है तो संसूचक स्पेक्ट्रम के दृश्य एवं अवरक्त क्षेत्रों में बहुत सारे संक्रिय स्पेक्ट्रमी बैंडों में प्रतिबिंब प्राप्त करते हुए दृश्य क्षेत्र में 90 डिग्री से 120 डिग्री के मध्य प्रसर्पी होता है। कहने का मतलब रेंज यहां पर बताई गई है और वो रेंज क्या है, 90 डिग्री से 120 डिग्री की रेंज। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, आप लोगों को रेंज जो है बहुत अच्छे से बताई गई है। वो रेंज क्या है, 90 डिग्री से 120 डिग्री की। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को रेंज का याद रखना है और वो क्या है, क्रम वीक्षण पर प्रति रेखा बटे प्रति रेखा सेल नंबर। तो 2 × 10⁻⁻² अपॉन 2000 सेल इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कैसे काम करता है और कैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, एक बार समझ लेते हैं। तो संवेदक का वह पूरा क्षेत्र जहां तक यह पहुंच सकता है उसे स्कैनर का कुल दृष्टि क्षेत्र या टोटल फील्ड ऑफ व्यू कहा जाता है। तो स्कैनर जितने क्षेत्र तक स्कैन कर सकता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुल दृष्टि क्षेत्र, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं टोटल फील्ड ऑफ व्यू। पूरे क्षेत्र का क्रमवीक्षण करने के लिए संवेदक का प्रकाशीय सिरा एक निश्चित आयाम का होता है, जिसे ताक्षणिक दृष्टि क्षेत्र
कहा जाता है और चित्र विस्कुप्रूम स्कैनर की क्रमवीक्षण प्रक्रिया को जो है वो दिखा रहा है कि कैसे ये जो स्कैनर है वो स्कैन कर रहा है क्षेत्र को। यहां पर देख लीजिए क्षेत्र जो है वहां पर बताया गया है 20 किलोमीटर का, सेल जो है वो कितना है 10 बाई 10 का है कुल मिलाकर, और ये टोटल कितने सेल को स्कैन करेगा यहां पर दिखाया गया है फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग पुष्पब्रूम क्रम वीक्षक जो है उसको समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा विस्कब्रूम, और अब हम लोग देख लेते हैं पुष्पब्रूम। कहने का मतलब यह है कि एक स्कैन कर रहा है बाएं से दाएं और एक स्कैन कर रहा है उत्तर से दक्षिण दिशा में। पुष्पब्रूम क्रमवीक्षण बहुत सारे संसूचकों पर आधारित होता है जिसकी संख्या विभेदन के कार्य क्षेत्र को क्षेत्रीय विभेदन से विभाजित करने से प्राप्त संख्या के समान होती है। मतलब इसका भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, आप लोग देख सकते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस के सुदूर संवेदन उपग्रह स्पॉट में लगे उच्च विभेदन दृश्य विकिरण मापी संवेदक का कार्य क्षेत्र मान लीजिए 60 किलोमीटर है तथा उसका क्षेत्रीय विभेदन कितना है 20, उसका क्षेत्रीय विभेदन क्या है 20 मीटर है। और अगर हम 60 किलोमीटर अथवा 60,000 मीटर को 20 मीटर से विभाजित करें तो हमें 3000 का आंकड़ा जो है वो प्राप्त होगा। अर्थात स्पॉट में लगे HRV1 संवेदक में 3000 संसूचक जो है वो लगाए गए हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर शुरुआत से समझिए क्या बोला गया है। यहां पर यह बोला जा रहा है कि कितने संसूचक जो हैं, कितने सेंसर्स जो हैं वो क्षेत्र पे लगाए गए हैं, वो कैसे हम लोगों को पता करना है उसका एक फॉर्मूला यहां पर दिया गया है कि मान लीजिए कोई सुदूर संवेदन उपग्रह है, उसका नाम क्या है स्पॉट, क्या नाम है स्पॉट है, और उसमें उच्च विभेदन दृश्य विकिरण मापी संवेदक का कार्य जो है हम लोग को दिया गया है कि ये भाई ये 60 किलोमीटर इसकी रेंज है, कितनी है 60 किलोमीटर रेंज है, और उसका क्षेत्रीय विभेदन क्या है 20 मीटर का है, उसमें उसकी रेंज जो है वो 60 किलोमीटर है और इसकी रेंज क्या है, रेंज है मान लीजिए 20 मीटर। तो अगर हम लोगों को यह पता करना है कि उसमें कितने सेंसर्स लगे हुए हैं, किसमें भाई स्पॉट में कितने सेंसर्स लगे हैं, तो सेंसर्स की गणना के लिए एक सूत्र होता है, सीधा सा एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है, रेंज बटे टोटल विभेदन, टोटल क्या है क्षेत्रीय विभेदन, ठीक है, रेंज बटे टोटल विभेदन। अब रेंज यहां पर कितनी दी गई है भाई 60 किलोमीटर दी गई है, लेकिन यहां पर विभेदन कितना दिया है 20 मीटर दिया गया है। ये मीटर है ये किलोमीटर है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूनिट को समान करना पड़ेगा। तो इससे हम अगर मान लीजिए मीटर में बदल दें, तो इससे अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो एक शून्य से अगर हम एक शून्य काट देंगे तो 6000 बटे क्या हो जाएगा 2, 6000 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और 2 को जब हम 6000 से काटेंगे तो टोटल हम लोगों का आंसर आएगा 3000। मतलब इस जो स्पॉट उपग्रह है इसमें कितने सेंसर्स लगे हुए हैं, इसमें टोटल स्कैनर्स लगे हुए हैं वो है 3000। तो अगर हम 60 किलोमीटर अथवा 60,000 मीटर को 20 मीटर से विभाजित करें तो हमें 3000 का आंकड़ा प्राप्त होगा। अर्थात स्पॉट में लगे HRV1 संवेदक में 3000 संसूचक जो हैं वो लगाए गए हैं। पुष्पब्रूम स्कैनर में सभी डिटेक्टर पंक्ति में क्रमबद्ध होते हैं और प्रत्येक डिटेक्टर पृथ्वी के ऊपर अधोबिंदु दृश्य पर 20 मीटर के आयाम वाली परावर्तित ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि पुष्पब्रूम स्कैनर में सभी डिटेक्टर पंक्ति में क्रमबद्ध होते हैं, मतलब इस तरीके से क्रमबद्ध जो है सारे स्कैनर लगे होते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है उपग्रहों की विभेदन क्षमता। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, उपग्रह की विभेदन क्षमता आप लोगों को याद रखना है। और उपग्रह दो तरीके के हम लोगों ने देखे, सूर्य तुल्यकालिक और भूस्थितिक। सूर्य तुल्यकालिक क्या है भाई, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर एक दिन में कितने चक्कर लगा ले रहे हैं, लगभग 14 चक्कर लगा ले रहे हैं, उनको हम सूर्य तुल्यकालिक या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलेंगे। और एक भूस्थितिक उपग्रह जो पृथ्वी के किसी एक हिस्से पर जो है समान रूप से मूव करते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी मूव करती है। तो सुदूर संवेदक उपग्रहों में सूर्य तुल्यकाली उपग्रह पूर्व निर्धारित समयांतराल पर आंकड़ों या प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं, जिसे सामयिक विभेदन जो है वो कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सामयिक विभेदन उस उपग्रह का भूपृष्ठ के उसी स्थान का पुनरावृत्तिक समय भी है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मान लीजिए सेंसर या संवेदक जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई सेंसर मान लीजिए किसी जगह को स्कैन करने के बाद वापस उसी जगह पर आ जाता है, कोई स्कैनर मान लीजिए किसी जगह को स्कैन कर रहा है और उसी स्थान पर वापस आ जाता है, उसी समय को हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्तिक समय। ठीक है,
उसी को हम लोग सामयिक विभेदन बोलते हैं, सॉरी। तो सामयिक विभेदन क्या है? उस उपग्रह का भूपृष्ठ के उसी स्थान का पुनरावृत्तिक समय है कि रिपीट होकर कब आ रहा है। चित्र हिमालय पर्वत क्षेत्र के एक ही स्थान को दो विभिन्न समय में प्राप्त किए गए प्रतिबिंबों को दर्शाता है, जिनकी सहायता से इस क्षेत्र में वनस्पति प्रकार में होने वाले अंतर का अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हिमालय का चित्र जो है वो दिया गया है, दो अलग अलग समय का चित्र यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि IRS उपग्रह मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है द्वारा मई एवं नवंबर में हिमालय तथा उत्तरी मैदान के प्रतिबिंब वनस्पति दो प्रकार में अंतर दिखाते हैं, दर्शाते हैं। मई के प्रतिबिंब में लाल धब्बे शंकुधारी वन जो है उसको दर्शाते हैं, और नवंबर के प्रतिबिंब में अतिरिक्त लाल धब्बे पर्णपाती वन जो है वो दर्शाते हैं, तथा हल्का लाल रंग फसल को दर्शाता है। तो दो तरीके के चित्र जो हैं आप लोगों को दिए गए हैं। ये जो चित्र है ये मई का है, कब का है? ये मई का है। और ये वाला जो चित्र है ये है नवंबर का। ठीक है, मई और नवंबर में किस प्रकार वनस्पति होती है, किस प्रकार फसल प्रतिरूप होता है, आप लोगों को इस सैटेलाइट की मदद से पता चल जाता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से पता चल जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में, पहले मुझे ये बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दूसरा उदाहरण चित्र का और खा है। ठीक है, आप लोगों को एक चित्र का ये दिया गया है, दूसरा चित्र खा ये दिया गया है, जो हिंद महासागर में सुनामी आने से पहले और सुनामी के पश्चात की तस्वीरें जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सुनामी के पहले की तस्वीर है, ये सुनामी के बाद की तस्वीर है। अलग ही डिस्ट्रक्शन, विनाश हम लोगों को पता चल रहा है किस लेवल का विनाश यहां पर हुआ है। जून 2004 में प्राप्त तस्वीर इंडोनेशिया के बंडा आसे नामक स्थान के शांत स्थल रूप को दर्शाता है, जबकि सुनामी के तुरंत बाद प्राप्त तस्वीर उससे हुई हानि को दिखाती है। अलग ही डिस्ट्रक्शन, हम लोगों को विनाश जो है वो पता चल रहा है। अब हम लोगों को संवेदन विभेदन यानी कि सेंसर रिजोल्यूशन के बारे में चर्चा करनी है। सुदूर संवेदक धरातलीय वर्णक्रमीय तथा विकिरणमितीय विभेदन युक्त होते हैं, जो विभिन्न धरातलीय अवस्थाओं से संबंधित उपयोगी जानकारी का निष्कर्ष जो है वो संभव बनाते हैं। टोटल हम लोगों को यहाँ पर विभिन्न तरीके के निष्कर्ष जो है वो पता करने हैं। सबसे पहला है धरातलीय विभेदन यानी स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है। धरातलीय विभेदन भूपृष्ठ पर दो साथ साथ स्थित स्थिति पर विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की संवेदक क्षमता से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि दो साथ साथ स्थिति है, उनको अगर हमें वस्तुओं को पहचानना है, वस्तुओं को क्या करना है, हम लोगों को पहचानना है। जैसे हमारी आंखें होती हैं, आंखें अगर वस्तुओं को पहचान लेती हैं तो पहचानने के लिए धरातलीय विभेदन का प्रयोग किया जाता है। यह एक नियम है जो कि धरातलीय विभेदन बढ़ाने के साथ साथ भूपृष्ठ की छोटी से छोटी चीज को पहचानना व स्पष्ट रूप से देखना संभव बनाता है। दूसरा है वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रल विभेदन। ठीक है, ये क्या होता है? यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों या बैंड में संवेदक के अभिलेखन की क्षमता से संबंधित है। मल्टी स्पेक्ट्रल चित्रों की प्राप्ति के लिए ऐसे उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं जो संवेदक द्वारा प्राप्त ऊर्जा का प्रकीर्णन करते हैं और इस पृथक ऊर्जा का निश्चित स्पेक्ट्रल रेंज या परिसर में अभिलेखन करते हैं। जैसे प्रकाश तरंगों के प्रकीर्णन में इंद्रधनुष बनता है, या हम प्रयोगशाला में प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, उसी स्पेक्ट्रल सिद्धांत के विस्तृत इस्तेमाल से हम इन मल्टी स्पेक्ट्रल प्रतिबिंबों को प्राप्त कर सकते हैं। भाई एक श्वेत प्रकाश होता है, हम लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ी हुई है कि जो सफेद रंग का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बैजानी, हैप्पी नाला याद रखते हैं ना, बैंगनी, जामुनी, आप लोगों को याद आ रहा होगा, विबग्योर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम लोगों को अगर इस प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित करना होता है, अलग अलग रंग का हम लोगों को अध्ययन करना होता है, तो हम लोगों को वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रल विभेदन के बारे में पढ़ना होता है। वर्णक्रम स्पेक्ट्रल विभेदन की मदद से हम एक श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित करके पढ़ पाते हैं। और तीसरा होता है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यह सिद्धांत जिसके आधार पर बहुक्रमणीय चित्र जो है वो प्राप्त होते हैं। विभिन्न ऊर्जा तरंगों में चित्र प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश प्रकीर्णन सिद्धांत पर आधारित है। आपने इंद्रधनुष देखा होगा। यह वायुमंडल में उपस्थित जल कणों के माध्यम से प्रकाश प्रकीर्णन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसी को पुनरावृत्ति प्रिज्म के एक और किरण पुंज डालकर प्राप्त किया जाता है। प्रिज्म की दूसरी तरफ आप इसका 7 रंगों में प्रकीर्णन देखेंगे जो श्वेत प्रकाश जो है वो बनाते हैं।
अब आप लोगों को बहुत बचपन से ही हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे ये इंद्रधनुष बनता है, कैसे हम लोग इसे 7 रंगों में विभाजित कर पाते हैं। प्रिज्म की मदद से यहाँ पर श्वेत प्रकाश डाला जा रहा है। इस श्वेत प्रकाश को ये जो श्वेत प्रकाश है ये 7 रंगों में इस तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्राप्त चित्र ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि विभिन्न वस्तुएं विभिन्न स्पेक्ट्रल बैंड में सर्वथा भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कि इस अध्याय के शुरू में हम लोगों ने देखा हुआ था, चित्र IRS SP रिसोर्स सेट द्वारा भेजी गई 4 विभिन्न स्पेक्ट्रल में लिए गए 4 विभिन्न तस्वीरें जो है वो प्रस्तुत हो रही हैं, और यह दर्शाता है कि अवरक्त बैंड 4 ताजा जल में पूर्णतः अवशोषित हो जाती है और हरी किरणें सूखे धरातलीय क्षेत्रों में मिश्रित रूप में अधिक परावर्तन प्रतिबिंब को दर्शाती हैं। कहने का मतलब यह है कि सूर्य का प्रकाश अगर पड़ता है, सैटेलाइट में चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, तो हर एक वस्तु की प्रतिक्रिया अलग होती है। शुद्ध जल अलग तरीके से जो है उस संसूचक पर रिकॉर्ड होता है। अगर मान लीजिए पर्वत है, सदाबहार वनस्पति है, तो अलग अलग तरीके से संसूचक में चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जो सैटेलाइट में सेंसर्स जो हैं लगे होते हैं। यहाँ पर ये 4 जो है आप लोगों को चित्र दिए गए हैं। ये बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 यहाँ पर दिया गया है। इसके पहले वाला बैंड अलग है, ये 0.52 से 0.59 माइक्रोमीटर का है। ये जो बैंड है 0.62 से 0.68 माइक्रोमीटर का है, और ये बैंड जो 4 है ये 0.77 से 0.86 का दिखाया गया है। रेडियोमेट्रिक विभेदन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो ये संवेदक की 2 विभिन्न लक्ष्यों की विभिन्नता को पहचानने के लिए, मतलब कुल मिला के मान लीजिए 2 क्षेत्र हैं, दोनों के बीच अगर हमें अंतर को पहचानना है, इसके लिए रेडियोमेट्रिक विभेदन का प्रयोग किया जाता है। जितना रेडियोमेट्रिक विभेदन अधिक होगा, विकिरण उतना ही कम होगा, जिससे 2 लक्ष्य क्षेत्रों के मध्य अंतर को जो है वो पहचान लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहां पर देख लीजिए, आप लोगों को एक लैंडसैट, IRS और स्पॉट उपग्रह के धरातलीय, वर्णक्रमीय और विकिरणीय विभेदन क्षमता के बारे में बताया गया है कि किस सैटेलाइट की कितनी विभेदन क्षमता है, बैंड संख्या कितनी है और रेंज जो है वो कितनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, नहीं पूछा जाएगा। बस टेक्निकल चीज़ें इसलिए बता दी जाती हैं आप लोगों को ताकि आप लोग उसकी फंक्शनिंग समझ सकें, प्रक्रिया को समझ सकें। अब हम लोगों को पढ़ना है डेटा प्रोडक्ट्स या आंकड़ा उत्पाद के बारे में, और ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि फाइनली हम लोगों को डेटा की ही रिक्वायरमेंट होती है, डेटा ही हम लोगों को चाहिए होता है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का संसूचन या तो फोटोग्राफ द्वारा या विद्युतीय विधि द्वारा किया जाता है। फोटोग्राफिक प्रक्रिया में प्रकाश संवेदी फिल्म का प्रयोग ऊर्जा विचरण के संसूचन तथा अभिलेखन के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ स्कैनिंग युक्तियां प्रतिबिंबों को अधिक अंकित रूप में प्राप्त करती हैं। प्रतिबिंब वह है जो किसी क्षेत्र विशेष को संसूचित व अभिलेखित की गई ऊर्जा का चित्र रूप में प्रदर्शन करता है। देखिए, हम लोगों को ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि हम लोगों ने देखा था कि सैटेलाइट पे जो सेंसर लगे होते हैं वो 2 तरीके से फोटो ले सकते हैं, या तो फोटोग्राफी जैसी हम लोगों के कैमरे मोबाइल में होती है वो फोटोग्राफी हो सकती है, और या फिर हम लोगों को पता है कि आंकड़ों के रूप में, अंकीय रूप में सूचना जो है वो रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि एक में क्या हो रहा है, सीधे तौर पर फोटो ली जा रही है, और दूसरे में क्या हो रहा है, स्कैनिंग हो रही है। ठीक है, फोटोग्राफ उन प्रतिबिंब चित्रों से संबंधित हैं जो फोटोग्राफिक फिल्म पर अभिलेखित होते हैं, और यह कहा जा सकता है कि सभी फोटोग्राफिक प्रतिबिंब, लेकिन सभी प्रतिबिंब फोटोग्राफिक नहीं होते। कहने का मतलब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी फोटोग्राफ प्रतिबिंब है, सभी फोटोग्राफ क्या है, प्रतिबिंब है, लेकिन सभी प्रतिबिंब फोटोग्राफ नहीं होते। प्रतिबिंब मतलब यहाँ पर वो अंकीय रूप में डेटा की जो है वो बात हो रही है। संसूचन व अभिलेखन की प्रक्रिया के आधार पर सुदूर संवेदन आंकड़ा उत्पादों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वर्ग है फोटोग्राफिक प्रतिबिंब का और दूसरा है अंकीय प्रतिबिंब का। फोटोग्राफिक प्रतिबिंब और अंकीय प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, क्या होती हैं ये चीजें देख लेते हैं। फोटोग्राफी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में अर्थात 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर में ही प्राप्त किए जाते हैं। चार भिन्न प्रकार की इमल्शन वाली फिल्म। अब फोटोग्राफ अगर आप लेते हैं तो आप लोगों को पुराने समय की, थोड़े समय पहले जो फोटोग्राफ चला करते थे, कौन सी फिल्म का वो संसूचक प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें जो फिल्म लगी होती है वो इमल्शन वाली फिल्म फोटोग्राफ में प्रयोग की जाती है, और यह कितने तरीके की होती है, श्याम श्वेत, रंगीन श्याम श्वेत, अवरक्त तथा रंगीन अवरक्त होती है। प्रायः हवाई फोटोग्राफी के अंतर्गत श्वेत तथा श्याम फिल्मों का उपयोग अधिक किया जाता है। बिना सूचना अंश तथा विपर्यास खोए हुए फोटो चित्रों को बृहत, मतलब हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं।
अंकीय प्रतिबिंब या फिर डिजिटल इमेजेस की जब बात होती है तो अंकीय प्रतिबिंब वे होते हैं जो अलग अलग पिक्चर तत्वों के मेल से बनते हैं। इन्हें पिक्सल जो है वो कहा जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कोई आप फोटो लेंगे, बहुत अच्छी लो क्वालिटी की फोटो होती है, तो उसमें आप देखेंगे तो अलग अलग पिक्सल आप लोगों को नजर आएंगे। इस तरीके से बॉक्स जो है आप लोगों को नजर आएंगे। ये बॉक्स कुछ नहीं है, अंकीय रूप में सूचना जो है वो रिकॉर्ड है। ठीक है, ये बॉक्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। एक डिजिटल नंबर एक पिक्सल के विकिरण मान का औसत होता है। यह मान संवेदक द्वारा प्राप्त विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित है और इसकी गहनता का स्तर इसके रेंज को व्यक्त करता है, जैसा कि यहां पर लिया गया है। इमेज में हर पिक्सल क्या होता है, एक अंकीय मान होता है। हर एक कोई सी भी आप इमेज देखेंगे आप लोगों को इस तरीके से बॉक्स स्क्वायर शेप में नजर आएंगे। हर एक बॉक्स क्या होता है, एक अंकीय मान को व्यक्त करता है जो धरातल के द्विविमीय बिंब को इंगित करता है। अंकीय मानों को अंकीय नंबर या डिजिटल नंबर भी कहा जाता है। ये जो पिक्सल के मान होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अंकीय नंबर या डिजिटल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, हर एक पिक्सल का अपना एक मान है। जैसे कि आप इस फोटो है, इस फोटो का अगर आप जूम करते हैं तो इस तरीके से आपको बॉक्स नजर आएंगे, उसके ये देख लीजिए मान यहाँ पर लिखे गए। इस रूप में भी सूचनाएं जो है वो रिकॉर्ड होती हैं। किसी भी डिजिटल इमेज में वस्तुओं से संबंधित विकिरण पिक्सलों के आकार से प्रभावित होते हैं। छोटे आकार के पिक्सल दृश्य के विवरण को प्रभावशाली ढंग से संजोते हैं। डिजिटल बिंब के एक सीमा से अधिक विवर्धन से सूचनाओं का ह्रास होता है और केवल पिक्सल ही दिखाई देते हैं। बहुत अच्छी अगर हम लोगों को फोटो, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई फोटो बहुत ज्यादा ब्लर होती है, उसको आप जूम करेंगे ना तो आप लोगों को इस तरीके से पिक्सल स्पष्ट रूप से नजर आ जाएंगे। ठीक है, कोई बेकार फोटो होगी उसको आप जूम करके देखिएगा। अंकीय बिंब प्रक्रमण एल्गोरिथम के उपयोग से डिजिटल नंबर जिन ऊर्जा की तीव्रता मानों को निरूपित करते हैं उन्हें दर्शाया जाता है। कहने का मतलब यह है, ये जो नंबर्स यहाँ पर शो किए गए हैं, नंबर्स हैं, इन नंबर्स को फोटोग्राफी में चेंज किया जा सकता है, उसको दृश्य रूप में भी निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोगों को पढ़ना है उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंबों का निर्वचन, कि भाई हम उसे पढ़ते कैसे। उपग्रह से मान लीजिए हम लोगों को प्रतिबिंब मिल गए, इमेजेस मिल गई, अब उसको हम पढ़ेंगे कैसे, यहां पर बताया गया है। निर्वचन मतलब होता है पठन। ठीक है, संवेदकों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किसी भूपृष्ठीय घटना एवं वस्तुओं के आकार एवं प्रतिरूप संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। हम क्या करते हैं भाई, अगर हमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से फोटोग्राफी लेनी होती है, किसी एक क्षेत्र की हमें फोटो लेनी होती है, तो उद्देश्य क्या होता है लेने का, कि हम लोगों को प्रतिरूप संबंधी सूचनाएं, आकार संबंधी सूचनाएं जो हैं वो मिल जाएं। विभिन्न प्रकार के संवेदक फोटोग्राफिक तथा डिजिटल आंकड़े उत्पाद प्राप्त करते हैं, अतः इन घटनाओं की गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की विशेषताएं चाक्षुष निर्वचन तथा अंकीय बिंब प्रक्रमण तकनीक द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। अब ये दोनों विधियां क्या होती हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो चाक्षुष जो निर्वचन होता है एक स्वचालित अभ्यास है जो बिंबों में किसी भी वस्तु को देखकर उसकी पहचान करता है। दूसरी तरफ डिजिटल इमेज से हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों के संयुक्त प्रयोग से ही इच्छित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। अंकीय बिंब व्याख्या के तकनीकों के अभाव में बिंबों का विश्लेषण करना असंभव होता है, इसलिए यहां पर केवल चाक्षुष विश्लेषण विधियों का ही वर्णन किया गया है। कहने का मतलब यह है कि दो तरीके से हम आंकड़ों को पढ़ सकते हैं, एक चाक्षुष निर्वचन के द्वारा और दूसरा जो है वो अंकीय बिंब व्याख्या तकनीक के द्वारा। ये जो व्याख्या तकनीक है इसमें आप आंकड़ों को पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पर बताया गया है सिर्फ चाक्षुष निर्वचन को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उसका यूज किया जाता है। प्रतिबिंब निर्वचन के तत्व कौन से होते हैं, यहां पर अलग अलग एलिमेंट्स बताए गए हैं कि अगर हम लोग को प्रतिबिंब का पठन करना होता है, उसे पढ़ना होता है, तो उसके तत्व कौन कौन से होते हैं। वस्तुओं की पहचान उनके आकार, प्रतिरूप, स्थिति व उनके अन्य वस्तुओं के से संबंध के आधार पर करते हैं। वस्तुओं की विशेषताएं ही बिंब व्याख्या के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। कई बार हम लोगों को देखिए कोई इमेज मान लीजिए सैटेलाइट से मिली हुई है और जिसका जो अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई इमेज है, उस इमेज में मान लीजिए क्लियरिटी नहीं है, हमें अध्ययन नहीं मिल पा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वहाँ पर क्या है, तो आसपास की चीज़ों का अध्ययन करके हमें समझ में आ जाता है कि यार कुछ ना कुछ यहाँ पर उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ ही होगी। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए आपको सैटेलाइट से एक चीज़ पता चल गई कि भाई यहाँ पर स्कूल है, ठीक है, एक बिल्डिंग आप लोगों को पता चल गई और आपने अध्ययन कर लिया कि भाई यहाँ पर स्कूल है, रिमोट सेंसिंग से हम लोगों को स्कूल पता चल गया,
तो अब हम लोगों को अगर मान लीजिए स्कूल के आसपास कोई इस तरीके से खाली ग्राउंड नजर आ रहा है, तो हम इसे क्या समझ सकते हैं, हम खुद अनुमान लगा सकते हैं। चूंकि स्कूल बाजू में है, मतलब ये क्या है, एक साधारण छोटा सा एक खेल का मैदान हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, संबंधों को जोड़ा। हमने स्कूल की बिल्डिंग को खाली ग्राउंड से कंपेयर किया, तो हमें भले ही खाली ग्राउंड के बारे में कुछ बातें पता ना हो, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि ये स्कूल का ही ग्राउंड होगा। तो इस तरीके से संबंधों को ज्ञात जो है वो किया जाता है। और अब यहाँ पर शुरुआत में आप देख पाएंगे वही बात लिखी गई है। वस्तुओं की पहचान उनके आकार, प्रतिरूप, स्थिति व उनके अन्य वस्तुओं से संबंध के आधार पर हम करते हैं। वस्तुओं की ये विशेषताएं ही बिंब व्याख्या के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। बिंब की व्याख्या हेतु वस्तुओं की विशेषताओं को दो प्रमुख भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहली है बिंब संबंधी विशेषताएं और दूसरी होती हैं धरातलीय विशेषताएं। ठीक है, बिंब की विशेषताओं में वस्तुओं की आभा की उसका रंग क्या है, उसकी आकृति क्या है, उसका आकार क्या है, प्रतिरूप, गठन एवं छाया इत्यादि सम्मिलित होते हैं। दूसरी तरफ धरातलीय विशेषताओं में अवस्थिति, अन्य वस्तुओं, संदर्भ से सहचर्य संबंध आदि को सम्मिलित किया जाता है कि उसको अन्य वस्तुओं, अन्य स्थानों से संबंध जो है वो क्या है। जैसे कि यहां पर दिया गया है आभा एवं रंग, यानी टोन और कलर से हम लोग कैसे समझ सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा शुद्ध जल के ऊपर मान लीजिए प्रकाश जा रहा है, तो शुद्ध जल जो है वो कुछ प्रकाश को ग्रहण कर लेता है और हम लोगों को संसूचन पर गहरा काला रंग, क्या गहरा काला रंग नजर आता है। तो जहां पर गहरा काला रंग है, हम समझ जाएंगे कि वहां पर क्या है, शुद्ध जल मौजूद है। तो रंगों की मदद से भी स्थितियों की पहचान, वस्तुओं की पहचान हो जाती है। सभी वस्तुएं स्पेक्ट्रल के विभिन्न भागों में ऊर्जा ग्रहण करती हैं। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा वस्तुओं के धरातल से अंतः क्रिया करती हैं, जिससे ऊर्जा का या तो अवशोषण हो जाता है, परावर्तन हो जाता है या फिर प्रेषण होता है। संवेदक द्वारा अभिलेखित ऊर्जा की वह मात्रा जो धरातलीय पदार्थों द्वारा प्रतिबिंबित की जाती है, वह विभिन्न आभाओं या रंगों में दिखाई देती है। आभाओं व रंगों में भिन्नता वस्तुओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा उनकी धरातलीय विशेषताओं व वस्तुओं की संरचना पर निर्भर करती है। तो जो धरातलीय विशेषता होती है वैसी ही आभा बनती है, वैसा ही कलर बनता है, और साथ ही साथ वैसी ही जैसी उस वस्तु की, उस स्थान की संरचना होती है, ये भी जो है रंग, जैसी उस स्थान की संरचना होती है, आकृति होती है, वैसा ही रंग भी जो है वो संसूचक पर रिकॉर्ड होता है। दूसरे शब्दों में रुक्ष या आर्द्र धरातलीय वस्तुओं की अपेक्षा चिकने शुष्क धरातल अधिक ऊर्जा परावर्तित करते हैं। तो मान लीजिए एक स्थान है जो क्या है, गीला है, आर्द्र स्थान है मान लीजिए, और दूसरा स्थान कैसा है, शुष्क। तो यहां पर लिखा गया है कि जो आर्द्र धरातलीय वस्तु होगी इसकी अपेक्षा जो चिकने और शुष्क धरातल होंगे वो अधिक ऊर्जा को परावर्तित करेंगे। ठीक है, और जो आर्द्र वस्तुएं होंगी वो ऊर्जा को बहुत ज्यादा परावर्तित नहीं करेंगी। तो जो रुक्ष मतलब जो खुरदुरी सतह होती है और जो गीली सतह होती है, आर्द्र सतह होती है, ये वस्तुओं का चिकने जो सपाट सतह होती है खुरदी की अपेक्षा, और शुष्क जो सतह होती है इसकी अपेक्षा ये अधिक ऊर्जा को परावर्तित करते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऊर्जा परावर्तन स्पेक्ट्रल के विभिन्न भागों में भी अलग अलग होता है। उदाहरण, घनी वनस्पति जो होती है वो अवरक्त किरणों को अधिक परावर्तित करती है, और स्पेक्ट्रम के इस भाग में ही यह हल्की आभा अथवा मानक तिर्यक रंगी मिश्र में रूप में लाल रंग में प्रतीत होती है। इन झाड़ियों को गहरे लाल ग्रे रंग में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर देख लीजिए एक नदी जो है जिसमें पानी बहुत कम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि ये देखिए नीला रंग हम लोगों को नज़र आ रहा है, मान लीजिए पानी नहीं है तो, और कैसे अलग अलग कलर यहाँ पर शो हो रहे हैं, हर कलर का हम अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए अलवणीय जल क्षेत्र है, मतलब जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, सूर्य से आने वाली सभी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और गहरी आभा या काले रंग में दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। जबकि अविल जल क्षेत्र हल्के रंगों के समतुल्य या हल्के रंग में दिखाई देते हैं, जो जल कणों या निलंबित रेत कणों से ऊर्जा परावर्तन के कारण होता है। तो अगर मान लीजिए जल क्षेत्र है, जल भी अलवणीय है, लवणीय है, या फिर शुद्ध है, अशुद्ध है, तो वो प्रकाश का परावर्तन, जल का जो नेचर होता है, स्वरूप होता है, उस जल की प्रकृति के अनुसार उस प्रकाश का परावर्तन भी अलग अलग होता है, और वो अलग रंग का नजर आता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि अगर मान लीजिए वनस्पति है और वनस्पतियों को हमें पहचानना है कि वहां पर कौन सी वनस्पति है, तो अगर मान लीजिए सदाबहार वनस्पति है तो वो प्रकाश को लेकर अलग तरीके से उसका रिएक्शन होगा, और हम लोगों को लाल से मैजेंटा जो है ये इमेज जो है वो मिलेगी। पर्णपाती जो वनस्पति होगी वो भूरे से लाल रंग की हमें नजर आएगी। कुंज जो वनस्पति है वो लाल धब्बों सहित हल्का भूरा हमें नजर आएगा। शस्य भूमि जहां पर खेती होती है वो चमकीले लाल रंग की नजर आएगी।
पड़ती जो भूमि है, मान लीजिए ऐसी भूमि जो खाली पड़ी है जहां पर खेती नहीं हो रही है, वो हल्के नीले से सफेद रंग की हमें नजर आएगी। जलाशय मान लीजिए, और ऐसा जलाशय जिसमें शुद्ध जल मौजूद है, साफ पानी मान लीजिए जलाशय में मौजूद है, तो वो जो साफ पानी है गहरे नीले से काले रंग का हमें नजर आएगा। और अविल अगर जलाशय है तो वो हल्का नीला हम लोगों को नजर आएगा। जैसे कि यहां पर देख लीजिए आप लोग, हल्का नीला हम लोगों को नजर आ रहा है, मतलब यहां पर अविल जलाशय है। ठीक है, अविल नदी जैसे कि यहां पर शो हो रही है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई निर्मित क्षेत्र है जो जहां पर बिल्कुल सघन, मतलब कहने का मतलब जो है कि घर एकदम पास पास हैं, ऐसे निर्मित क्षेत्र हैं तो वो गहरे नीले से नीला हरा तक के नजर आएंगे। और जहां पर घनत्व मान लीजिए कम है, मकान बहुत दूर दूर बने हुए हैं, तो वो हल्के नीले हमें नजर आएंगे। व्यर्थ भूमि है, रेतीली भूमि है, गहरे खड्ड हैं, उथले खड्ड हैं, या जलाक्रांत भूमि है जहां पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, उनके भी अलग अलग कलर जो है हम लोगों को नजर आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो पहला हम लोगों ने क्या देख लिया, देख लीजिए कहां में अभी हम लोगों ने, पहला हम लोगों ने देखा आभा या रंग, कि कैसे हम रंगों की मदद से जो है प्रतिबिंबों को पढ़ पाते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं गठन, ठीक है, टेक्सचर, उसकी मदद से भी हम लोगों को चीजें पता चलती हैं। तो रंग सामंजस्य या धूसर आभा में सूक्ष्म विभिन्नता ही गठन से संबंधित होती है। यह छोटे प्रतिरूपों के पुनरावृत्ति का एक वर्ग है जिन्हें अलग से पहचान पाना मुश्किल है, जैसे कि अधिक व कम घनत्व वाली वनस्पतियां, झुग्गी झोपड़ियां, कूड़ा करकट व अपशिष्ट पदार्थों के स्थान व भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें एवं पौधे। प्रतिबिंब में निश्चित वस्तुओं के गठन में भिन्नता समतल से स्थूल गठन की हो सकती है। तो अगर मान लीजिए जहां पर डेंस कोई फॉरेस्ट है, मान लीजिए घना वन है, या जहां पर घने वन नहीं है, बिल्कुल विरल वनस्पति है, वो उनके लिए भी अलग अलग कलर जो है वो डिसाइड होते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़े शहर में घनी बस्तियां एक समतल गठन को दर्शाती हैं। हम लोग गठन देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए जहां पर घनी बस्तियां हैं, घने पेड़ पौधे हैं, तो हम लोगों को समतल गठन जो है वो नजर आएगा, क्योंकि कम क्षेत्र में घर एक दूसरे से सटे होते हैं, जबकि कम घन वाले रिहायशी इलाके स्थूल गठन दिखाते हैं, मतलब दूर दूर दिखाते हैं। इसी प्रकार उच्च विभेदन वाले बिंबों से गन्ना एवं मोटे अनाजों का गठन जो होता है वो स्थूल होता है। भाई गन्ना या मोटे अनाज अगर आप बोएंगे धरातल पर, तो गन्ने एवं मोटे अनाज जो हैं वो उनके पौधे दूर दूर लगते हैं, इसलिए वो कौन सा गठन दिखाते हैं, वो स्थूल गठन दिखाते हैं। इसकी तुलना में अगर चावल और गेहूं की फसल होती है, अब चावल और गेहूं की फसल जो होती है वो पास पास होती है, गेहूं क्या होते हैं, पास पास लगे होते हैं, चावल के जो पौधे होते हैं वो पास पास लगे होते हैं, तो ये फाइन टेक्सचर को शो करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम लोगों को प्रतिबिंबों की मदद से, उनके रंगों की मदद से हम लोगों को जो है स्थूल एवं समतल सतह की मदद से चीजों का पता लगता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं आकार या फिर साइज। साइज की मदद से हम लोगों को कैसे चीजें पता चलती हैं। वस्तु का उचित आकार जो कि इमेज की मापनी अथवा विभेदन पर आधारित है। वस्तुओं की एक और विशेषता आधुनिक संकुल स्थानों को रिहायशी स्थानों से शहर के बीचों बीच स्थित खेल परिसर को नगर के छोर पर स्थित ईंटों के भट्टों से अतएव मानव बस्तियों को उनके आकार एवं पदानुक्रम के आधार पर अलग अलग पहचानने में सहायक होता है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप लोगों को मापनी की मदद से, हम लोगों ने ये तो समझा ही हुआ है कि कैसे हम मापनी की मदद से, स्केल की मदद से क्षेत्रफल का अंदाजा लगा पाते हैं। तो हम लोगों को आकार का अंदाजा भी लग जाता है। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र की इमेज आती है तो स्कैनर की मदद से हम स्केल को, अगर हम एक्चुअल में धरातलीय क्षेत्र से कंपैरिजन करेंगे तो हम लोगों को स्केल की मदद से हम लोगों को क्षेत्र का भी अंदाजा लगा जाता है, पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र कितना बड़ा है। तो हम लोगों को देख लीजिए कि यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि भाई कलर से भी हम क्षेत्र का अंदाजा लगा पा रहे हैं। हम लोग कोई बस्ती उसके टेक्सचर से कि वो घनी है या फिर दूर दूर उसमें घर बने हुए हैं, उससे हम लोग अंदाजा लगा पाते हैं क्षेत्र का, और साथ ही साथ हम साइज या आकार से भी अंदाजा लगा पाते हैं। अगला है आकृति या शेप। किसी भी वस्तु की आकृति या रूपरेखा उसकी पहचान संपूर्ण महत्वपूर्ण सुराग है। कुछ वस्तुओं की आकृति इतनी अलग होती है कि हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं।
अब कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसकी सैटेलाइट इमेज लेते हैं या फिर रिमोट सेंसिंग की मदद से, हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है मान लीजिए, और सिर्फ आकृति या शेप, उस आकृति उस वस्तु का कोई यूनिक है, तो उस शेप से भी हम लोग उस क्षेत्र का, उस वस्तु के चरित्र का अंदाजा लगा सकते हैं, प्रकृति का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए संसद भवन अन्य निर्मित भवनों के आकारों से सर्वथा भिन्न है। अब ये संसद भवन, पुराने संसद भवन की बात की जा रही है, नए संसद भवन की बात नहीं की जा रही है। पुराना संसद भवन आप सभी को पता है कि एक सर्कल आप लोगों को नजर आएगा, गोलाकार आकृति आप लोगों को नजर आएगी। तो खुद से हम समझ सकते हैं कि भले ही हम लोगों को क्षेत्र का अंदाजा नहीं है, लेकिन गोलाकार आकृति की मदद से हम समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बिल्डिंग है, और ऐसी एक बिल्डिंग जो है वो संसद भवन जो भारत की नई दिल्ली में मौजूद है, वहां पर इसकी आकृति है, या ऐसी ही कोई स्थलाकृति वहां पर मौजूद है। इसी प्रकार एक रेलवे लाइन व एक सड़क आसानी से पहचानी जा सकती है, क्योंकि ये रैखिक आकृति है। भाई रेलवे लाइन होगी तो वो रैखिक आकृतियां आप लोगों को नजर आएंगी, सड़क भी एक रैखिक आकृति होती है, इनकी मदद से भी हम लोगों को क्षेत्रों का अंदाजा लग जाता है। जिनके मार्ग में क्रमशः अंतर होता है, अर्थात इनमें अचानक परिवर्तन नहीं पाया जाता। अब ऐसा नहीं होता कि कोई रेलवे लाइन है, कोई सड़क है, उसके स्वरूप में अचानक कोई परिवर्तन हो जाए, हमें समझ में आ जाए। धार्मिक स्थान जैसे मस्जिद या मंदिर भी आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इमेज में अगर आप लोगों को मंदिर और मस्जिद की एक निश्चित इमेज ही होती है, एक शिखर होता है, मान लीजिए मंदिर है, मस्जिद है तो उसमें पिलर बने होंगे, उससे भी हम लोग, आकृति की मदद से भी हम लोग जो है क्षेत्र का अंदाजा या फिर हम कोई बिल्डिंग जो है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। छाया या शैडो की मदद से भी हम लोगों को चीजें जो है वो पता चल जाती हैं। किसी वस्तु की छाया सूर्य प्रकाश किरण का कोण व उस वस्तु की ऊंचाई का द्योतक है। कुछ वस्तुओं की आकृति इतनी जटिल होती है कि उन्हें उनकी छाया के अभाव में पहचान पाना मुश्किल होता है। उदाहरण के स्वरूप में दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, मस्जिद की मीनारें या बुर्ज, भवनों पर बनी जल की टंकियां, बिजली या टेलीफोन के खंभे तथा अन्य कई मिलती जुलती आकृतियां केवल छाया के द्वारा ही पहचानी जा सकती है। अब मान लीजिए कोई बड़ा ढांचा बना हुआ है, कोई बिल्डिंग है, जैसे कुतुब मीनार यहाँ पर बोला गया है, मस्जिद की मीनारें हैं, मान लीजिए पानी की टंकी है, ये इतनी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं कि इनको हम ऊपर से सैटेलाइट इमेज से नहीं पहचान सकते, हमें बिंदु मात्र नजर आती है। लेकिन इनकी जो छाया बनती है, जैसे कि यहाँ पर सूर्य है, तो इस जो आकृति है, जो मीनार है, इसकी छाया कहाँ बनेगी? यहाँ पर बनेगी। इसकी छाया और इस छाया की लंबाई से हम लोग चीजों का अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। और बहुत सी ऊंची हालांकि इमारतें होती हैं, उन इमारतों की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है कि हम लोग सैटेलाइट की मदद से पहचान ही नहीं सकते अगर हमें उसकी छाया का अंदाजा नहीं है। तो छाया की मदद से हम लोगों को आकृति का पता चलता है, शेप का पता चलता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, बड़ा सा ढांचा है, इसकी छाया हम लोगों को पता चल गई, लेकिन इस बड़ी सी आकृति की या बड़ी सी बिल्डिंग के, मान लीजिए कुतुब मीनार है, इसके साइड में मान लीजिए कोई छोटा सा ढांचा है, इस छोटे से ढांचे की जो छाया है इसकी छाया से छुप जाएगी, इसलिए हम लोगों को इसका पता नहीं चल पाता। तो ये इसका छोटा सा एक क्या है, दोष है। छाया वस्तुओं की पहचान में बाधा भी डालती है। लंबी इमारतों की छाया से इनकी छाया में आने वाली वस्तुएं गहरे काले रंग की दिखाई देती हैं या फिर छुप जाती है। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में मान लीजिए लौह स्तंभ जो है महरौली में स्थित है, ठीक है, लौह स्तंभ मौजूद है, उसकी आकृति तो बहुत छोटी है, लेकिन हो सकता है कुतुब मीनार की आकृति में उसकी छाया में वह लौह स्तंभ की आकृति छुप गई, तो फिर हम लोगों को छाया की मदद से शेप का अंदाजा नहीं लग पाएगा। उपग्रही प्रतिबिंबों की व्याख्या में छाया कम महत्वपूर्ण होती है, तथापि वृहद मापक वायव फोटोग्राफी चित्रों में इनकी महत्ता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। मतलब जो वायव फोटोग्राफी होती है, एरियल फोटोग्राफी होती है, उसमें हम लोगों को छाया की मदद से बहुत कुछ अंदाजा लग जाता है, छाया से हम लोगों को मदद मिल जाती है। लेकिन हालांकि उपग्रही जो प्रतिबिंब है उनमें से वस्तुएं एक बिंदु मात्र नजर आती हैं जो लंबी होती हैं, तो उससे हम लोगों को बहुत कुछ हद तक अंदाजा नहीं लग पाता। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम पैटर्न या प्रतिरूप की बात कर लेते हैं। पैटर्न से भी हम लोगों को चीजों या दूरियों का, क्षेत्रों का अंदाजा लग जाता है। प्राकृतिक व मानव निर्मित व्यवस्थित धरातलीय प्रतिरूपों में आकार व वस्तुओं के अंतर संबंधों की पुनरावृत्ति होती है। कुछ वस्तुएं उनके प्रतिरूप से पहचानी जा सकती हैं। तो देख लीजिए, प्राकृतिक व मानव निर्मित व्यवस्थित धरातलीय प्रतिरूपों में जो आकार एवं वस्तुओं में जो अंतर संबंध होता है और इसकी जो पुनरावृत्ति होती है, इससे भी बहुत सी वस्तुएं हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे कि
नियोजित रिहायशी क्षेत्रों में घरों के प्रतिरूपों एवं आकारों का अध्ययन कर किसी अन्य शहरी क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों को पहचाना जा सकता है। क्योंकि भारत के हर एक शहर में, अगर हम भारत की ही बात करें, लगभग मकान जो होते हैं, एक मैं नॉर्मलाइज करके बोल रहा हूं, मकान जो होते हैं वो लगभग एक ही तरीके के होते हैं। हाँ, ये सही है कि कुछ मकान जो होते हैं अबनॉर्मल होते हैं, असाधारण होते हैं और बहुत अलग भी नजर आते हैं, अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग अलग है तो। लेकिन अधिकतर जो आकार होते हैं मकानों के, घरों का, उनका प्रतिरूप जो होता है वो लगभग समान ही होता है। इसी प्रकार फलों के बाग बगीचे व रोपण कृषि में पौधों की आपसी दूरी में एक रूपता से भिन्न प्रतिरूप बनता है। इसी तरह फसलें जो होती हैं, मान लीजिए एक तरीके की फसलें हैं तो उनके बीच जो गैप रहेगा वो क्या रहेगा, समान ही रहेगा। और सघन फसलें हैं उनके बीच भी गैप क्या रहेगा, समान रहेगा। यदि नहीं भी है तो सघन फसलें हैं तो उनके बीच हर एक सघन फसल में गैप नहीं रहेगा। और मान लीजिए रोपण फसलें हैं, उनके बीच गैप है, कोई लाइन है, तो उसमें एक रूपता नजर आएगी, यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी। उससे भी हम चीजों का अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रतिरूप देख लिया और लास्ट में हम लोगों को देखना है सहचर्य या एसोसिएशन। ठीक है, इसकी मदद से, सहचर्य का मतलब होता है कि वस्तुओं की भौगोलिक स्थिति एवं उनके आसपास की वस्तुओं में आपसी सहचर्य क्या होता है। कि मान लीजिए कोई एक भौगोलिक स्थिति है, कोई ढांचा मान लीजिए बना हुआ है, उस ढांचे के पास कोई छोटा सा ढांचा बना हुआ है, तो इन दोनों का अगर मान लीजिए किसी एक की जानकारी हम लोगों को पता चल रही है, तो उस एक जानकारी से हम लोग इसके सपोर्ट में जो भी या इसके साथ में जो भी चीजें मौजूद हैं उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक वस्तु की मदद से उस वस्तु का अन्य वस्तु से क्या संबंध होता है हम लोगों को चीजों का पता लग जाता है। तो सबसे पहले तो सहचर्य की परिभाषा आप लोगों को याद रखनी है कि वस्तुओं की भौगोलिक स्थिति एवं उनके आसपास की वस्तुओं में आपसी सहचर्य क्या है। उदाहरण के लिए, जहां एक शिक्षण संस्थान होगी वहां आवासीय क्षेत्र भी होंगे, वह शिक्षण संस्थान के साथ खेल का मैदान भी स्थित होगा। अब मान लीजिए कोई बड़ा सा कॉलेज है, उसके पास में हमें मान लीजिए बिल्डिंग नजर आ रही है, कॉलेज हम लोगों को पता चल गया, बिल्डिंग नजर आ रही है, तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ये इस बिल्डिंग का, इस कॉलेज का क्या हो, हॉस्टल हो, है ना। तो हो सकता है कि जहां एक शिक्षण संस्था मौजूद होगी वहां आवासीय क्षेत्र भी होंगे, वह शिक्षण संस्था के साथ साथ खेल का मैदान भी स्थित होगा। इसी प्रकार स्टेडियम, रेस कोर्स आदि सभी बड़े आकार के शहर में ही स्थित होंगे, गांव में तो होंगे ही नहीं। औद्योगिक क्षेत्र किसी मुख्य मार्ग के किनारे या शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित होंगे। इसी प्रकार मलिन बस्तियों की अवस्थिति किसी रेल मार्ग या नालों के नजदीक होगी। तो हम लोग ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमको कोई अपवाह तंत्र छोटा सा पता चला, हमने पहचान कर ली नाला है, तो उसके आसपास में अगर मान लीजिए सघन बस्तियां मौजूद हैं या नजर आ रही हैं तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये जो हैं ये मलिन बस्तियां ही होंगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सहचर्य समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों का जो लास्ट चैप्टर था क्लास 11th की प्रैक्टिकल की जो बुक है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, इसका जो लास्ट चैप्टर है सुदूर संवेदन, हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एक एक लाइन मैंने आप लोगों को समझा दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से शुरुआत से अंत तक इस वीडियो को देखा होगा। आपके मन में कोई संबंध नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। कोई अगर आपके मन में डाउट होता है तो बिना हिचके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।